क्लासेस आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8th जियोग्राफी का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इस चैप्टर में हम इन तमाम चीज़ों के अलग अलग एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं लैंड की। लैंड यानी कि ज़मीन। तो हमारी जो अर्थ है, हमारी पूरी अर्थ का जो सरफेस है यानी कि हमारे अर्थ की जो पूरी सतह है वो काफ़ी ज़्यादा अनइवन है। अनइवन यानी कि कहीं पे कहीं ज़्यादा ऊंची है, कहीं पे बहुत ज़्यादा गहराई है। अब इस वजह से हमारी अर्थ के 70% हिस्से में पानी भरा हुआ है जिसको हम ओशंस कहते हैं या फिर समंदर कहते हैं। तो हमारे अर्थ के पूरे सरफेस के 70% एरिया में ओशंस हैं या फिर पानी है। तो बचा हुआ जो 30% एरिया है उस 30% एरिया में है लैंड यानी कि ज़मीन। लैंड कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ अर्थ्स सरफेस, कि जो हमारे अर्थ की पूरी सरफेस है उसका करीब 30% एरिया लैंड है। ऑल पार्ट्स ऑफ द लैंड आर नॉट हैबिटेबल। अब ये एक नया टर्म है हैबिटेबल। हैबिटेबल वर्ड बनता है हैबिटैट से। हैबिटैट यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के रहने की जगह, कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ रहते हैं उसे कहा जाएगा हैबिटैट। अब जैसे कि पोलर बियर्स आर्कटिक रीजन में रहते हैं तो कहा जाएगा आर्कटिक रीजन इज़ द हैबिटैट ऑफ पोलर बियर्स। इस तरीके से ये वर्ड यूज होता है हैबिटैट। तो ऑल पार्ट्स ऑफ द लैंड आर नॉट हैबिटेबल। नॉट हैबिटेबल यानी कि वहाँ पे हैबिटैट नहीं बनाया जा सकता, यानी कि उन जगहों में किसी के लिए भी रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब चलिए मान लीजिए कोई ऐसी जगह है जहाँ इतनी ज़्यादा ठंडक पड़ती है कि वहाँ पे पानी बर्फ़ बन जाता है, पानी जम जाता है। तो आप खुद सोचिए उस जगह में रहना कितना मुश्किल होगा। पहली बात तो वहाँ इतनी ज़्यादा सर्दी है और दूसरी बात वहाँ पे खाने पीने के लिए चीज़ें बहुत कम हैं, खेती वहाँ पॉसिबल नहीं है और पीने का पानी भी बहुत मुश्किल से आपको मिलेगा। आपको बर्फ़ को गर्म करना पड़ेगा तब जाके आप पानी पी पाओगे। उसी तरीके से मान लीजिए कोई रेगिस्तान है, वहाँ पे भी रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, खाने पीने की चीज़ें ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऐसे ही जो पहाड़ों के जो स्लोप्स हैं वहाँ पे भी रहना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा ऐसी जगह हैं जहाँ पे पानी भर जाता है और जो बहुत घने जंगल हैं, इन तमाम जगहों में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो हमारे अर्थ के 30% सरफेस जो है वो है ज़मीन। इस 30% एरिया में ऐसा नहीं है कि कोई आदमी कहीं पे भी रह सकता है या फिर रहते हैं। उस 30% एरिया में भी अच्छा खासा एक ऐसा एरिया है जो कि नॉन हैबिटेबल है, वहाँ रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अनइवन टोपोग्राफी, steep slopes of mountains, low-lying areas susceptible to water logging, deserts, thick forest areas, etc. are less populated or uninhabited। जो अनइवन टोपोग्राफी है, अब ये एक नया टर्म आता है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब होता है जो हमारे अर्थ की सरफेस है उसे कहते हैं टोपोग्राफी। तो हमारे अर्थ की जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा अनइवन है, ठीक है। कहीं पे स्टीप स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स हैं, पहाड़ों के बहुत ज़्यादा स्टीप स्लोप्स हैं। स्टीप स्लोप यानी कि बहुत ज़्यादा जिसमें चढ़ाई हो या फिर गहराई हो। इसके अलावा लो लाइंग एरियाज ससेप्टिबल टू वाटर लॉगिंग, ऐसे जो निचले इलाके हैं लो लाइंग एरियाज जो बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल हैं। ससेप्टिबल यानी कि संभावित, किस चीज़ के लिए? वाटर लॉगिंग के लिए, कि जो निचले इलाके हैं वो बहुत ज़्यादा संभावित है कि वहाँ पानी भर जाए। इसके अलावा जो डेजर्ट है, जो रेगिस्तान है, थिक फॉरेस्ट एरियाज जो बहुत घने जंगल हैं, ऐसी सब जगहें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा लेस पॉपुलेटेड है, बहुत कम लोग रहते हैं और या तो फिर अनइनहैबिटेबल है। अब ये एक नया टर्म है अनइनहैबिटेड। ये टर्म भी मोर और लेस यहीं से आता है, हैबिटैट से। तो इनहिबिट का मतलब होता है कहीं पे रहना और अनइनहैबिटेड यानी कि जहाँ पे कोई भी नहीं रहता हो वहाँ पे कहेंगे अनइनहैबिटेड। यहाँ पे किसी का भी हैबिटैट नहीं है, अनइनहैबिटेड। इसके अलावा प्लेन्स एंड रिवर वैलीज ऑफर सूटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। अब जो प्लेन एरियाज होते हैं
और ख़ास तौर पे जो नदियों के आसपास के जो इलाके होते हैं ये बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। यहाँ पे एग्रीकल्चर करना यानी कि खेती करना बहुत ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि पहली बात नदियों के आसपास का एरिया बहुत फर्टाइल होता है, वहाँ पानी हमेशा अवेलेबल रहता है, तो इस वजह से वहाँ खेती करना आसान है। अब क्योंकि खेती करना आसान है तो आपको खाने पीने के लिए चीज़ें बहुत आराम से मिल जाएंगी, इस वजह से वहाँ रहना भी आसान है। और इसी वजह से जो प्लेन्स होते हैं और रिवर वैलीज़ के आसपास की जो जगहें होती हैं उन जगहों में बहुत सारे लोग रहते हैं। हेंस दे आर डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़, कि इन जगहों में लोग रहते हैं और ख़ास तौर पे बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, बहुत डेंसिटी है वहाँ की। 90% of the world's population occupies only 30% of the land area। हमारे पूरे अर्थ का सिर्फ 30% एरिया ज़मीन है, लैंड है। उस लैंड का भी सिर्फ 30% एरिया ऐसा है जहाँ पे पूरे दुनिया के 90% लोग रहते हैं। समझ रहे हैं? 90% लोग दुनिया के कहाँ रहते हैं? सिर्फ 30% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया में, कि मतलब कम एरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं। अब जो शहर हैं वो शहर यही होते हैं कि बहुत कम एरिया में बहुत ज़्यादा लोग आके बस जाते हैं, तो वो जगहें बहुत डेंसली पॉपुलेटेड हो जाती हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है लैंड यूज़, कि जो ज़मीन है उस ज़मीन का हम लोग यूज़ किस तरीके से करते हैं, जितनी भी ज़मीन है हम किस किस तरीके से उस ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं। लैंड इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पजेज़ सच एज, अब जो ज़मीन है वो बहुत तरह के काम हम उस ज़मीन से करते हैं, बहुत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं ज़मीनों में। इसके अलावा हम फॉरेस्ट्री करते हैं, फॉरेस्ट्री यानी कि जंगलों का देखरेख और रख रखाव। इसके अलावा ज़मीन से माइनिंग करी जाती है। अब ये माइनिंग क्या होता है? आपने देखा होगा कि जो हम इंसान जो हैं हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा मेटल्स का यूज़ करते हैं। तो ये जो मेटल्स हैं, आप अभी आपके हाथ में जो फ़ोन है वो लोहे से लेके एल्यूमिनियम से लेके निकल, क्रोमियम, ऐसे तमाम मेटल्स का यूज़ करके बनता है। तो ये जो मेटल्स हैं पेड़ पे तो उगते नहीं हैं, लोहा पेड़ पे नहीं उगता है कि आप तोड़ लो। तो ये सब मेटल्स मिलते कहाँ हैं? ये मेटल्स होते हैं ज़मीन के नीचे, वहाँ खुदाई करी जाती है, उन मेटल्स को निकाला जाता है, तमाम तरह के प्रोसेसेस किए जाते हैं, तब जाके वो मेटल्स यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो उस पूरे प्रोसेस को कि खदानों से उन मेटल्स को निकाला जाए उसे कहते हैं माइनिंग। और इसके अलावा हम ज़मीन का यूज़ कैसे करते हैं? हम हाउसेस बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए हम बहुत तमाम तरीक़ों से, अलग अलग तरीक़ों से इस ज़मीन का यूज़ करते हैं। अब अगर ये सवाल उठता है कि अच्छा मान लीजिए कोई ज़मीन है, तो उस ज़मीन में आप बहुत कुछ कर सकते हो, तो ये कैसे डिसाइड किया जाए कि किस ज़मीन में क्या करना चाहिए? और या तो फिर मान लीजिए आपको कोई काम करना है, तो ये कैसे डिसाइड किया जाए कि किस ज़मीन में ये काम किया जाएगा? मान लीजिए आपको एग्रीकल्चर करना है, खेती करनी है, तो खेती तो आप किसी भी ज़मीन में कर सकते हो। तो कैसे डिसाइड किया जाए कि ज़्यादा बेटर तरीका क्या है? तो एक एक करके देखते हैं। तो मान लीजिए अगर खेती करनी हो किसी को, तो जाहिर सी बात है ऐसी जगह पे खेती करना ज़्यादा बेहतर है जहाँ की मिट्टी ज़्यादा फर्टाइल है, ज़्यादा उपजाऊ है। तो किसी ज़मीन का यूज़ किस किस तरीके से होगा, ये किन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि वहाँ की मिट्टी कैसी है। मिट्टी अगर अच्छी है तो वहाँ एग्रीकल्चर किया जा सकता है, मिट्टी ख़राब है तो वहाँ एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, और एग्रीकल्चर नहीं कर सकते तो फिर कुछ और काम कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए आपको एग्रीकल्चर करना है, उसके लिए आपको और क्या चाहिए? उस जगह का क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए कि खेती करने के लायक हो, वहाँ पे वैसे पौधे उगाए जा सकें, वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हो, वहाँ पानी हो, इस तभी आप खेती कर पाओगे। इसके अलावा जैसे आपको माइनिंग करनी हो, ठीक है, अब आपको खदानें बनानी है तो आप कहीं पे भी माइनिंग नहीं कर सकते। जहाँ पे मिनरल्स अवेलेबल होंगे, जहाँ पे खदान होंगी, आप वहीं पे माइनिंग कर सकोगे, ठीक है। तो ये सब तमाम फैक्टर्स होते हैं, ये सब फिज़िकल फैक्टर्स हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं कि किस जगह का यूज़ किस तरीके से किया जाएगा। अगर बहुत उपजाऊ ज़मीन है तो वहाँ खेती करी जाएगी, उपजाऊ ज़मीन नहीं है तो वहाँ इंडस्ट्री लगाई जा सकती है, वहाँ पानी की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ये सब तमाम फैक्टर्स हैं। Human factors such as population and technology are also important for land use pattern।
इसके अलावा जो ह्यूमन फैक्टर्स हैं कि किस जगह पे कितने लोग रहते हैं, वहाँ की पॉपुलेशन कैसी है और वहाँ की टेक्नोलॉजी कैसी है, वहाँ के लोग टेक्नोलॉजी का किस तरीके से यूज़ करते हैं, ये फैक्टर्स भी डिटरमाइन करते हैं कि किस जगह को किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। अब हमारा अगला टॉपिक है प्राइवेट एंड कम्युनिटी लैंड। तो लैंड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कि किसी भी ज़मीन का मालिकाना हक या फिर ओनरशिप किसके नाम पे है, ठीक है, वो ज़मीन किसकी है, इस लिहाज से भी आप ज़मीन को क्लासिफाई कर सकते हो, अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हो। जैसे कि कुछ ज़मीनें जो होती हैं वो होती हैं प्राइवेट लैंड और कुछ ज़मीनें जो होती हैं वो होती हैं कम्युनिटी लैंड। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? प्राइवेट लैंड इज़ ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स। ये जो प्राइवेट लैंड होता है इसके जो मालिक होते हैं वो इंडिविजुअल्स होते हैं, यानी कि एक एक अकेले आदमी। अब जैसे मैं यहाँ पे अपने घर में ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये घर मेरे पापा के नाम पे है, ये एक प्राइवेट लैंड है, ये ओन कौन करते हैं? एक इंडिविजुअल। और जबकि कम्युनिटी लैंड इज़ ओन्ड बाय द कम्युनिटी। जो कम्युनिटी लैंड होता है वो पूरी कम्युनिटी का होता है। अब जैसे मान लीजिए कोई कहीं पे तालाब है, कहीं पे कोई झील है, जो जंगल है, जो खाली पड़ी जगहें हैं, ये सब कम्युनिटी लैंड में आते हैं। जो प्लेग्राउंड्स हैं, ये सब तमाम जगहें। और ये कम्युनिटी लैंड्स किस लिए बनाए जाते हैं? जिससे कि पूरी कम्युनिटी उस लैंड का यूज़ कर सके। अलग अलग तरीके से यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि कलेक्शन ऑफ फॉडर। फॉडर यानी कि जो चारा दिया जाता है जानवरों को, कलेक्शन ऑफ फॉडर किया जा सकता है, कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड हर्ब्स, ये सब किया जा सकता है। तो इस तरीके से कम्युनिटी लैंड्स का यूज़ होता है। दीज कम्युनिटी लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। ये जो कम्युनिटी लैंड्स होते हैं ये सबके लिए कॉमन प्रॉपर्टी हैं। अब अगला मुद्दा उठता है डिप्लीशन ऑफ लैंड। डिप्लीशन का क्या मतलब होता है? डिप्लीशन का मतलब होता है किसी चीज़ का इस्तेमाल जब ज़्यादा होने लगता है तो उस चीज़ में कमी आने लगती है, तो उस चीज़ को कहते हैं डिप्लीशन, कि वो चीज़ डिप्लीट हो रही है, यानी कि उस चीज़ में अब कमी आ रही है, वो चीज़ कम पड़ रही है। तो डिप्लीशन ऑफ लैंड, पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड। अब वक्त के साथ पूरे दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं और इसके साथ साथ लोगों की डिमांड्स भी बढ़ रही हैं। हर कोई चाहता है कि उसका घर हो, जिसके पास एक घर है वो चाहता है कि उसके पास 3 घर हों, 4 घर हों। हर जगह शहर बढ़ रहे हैं, रोड्स बननी हैं, हम तमाम सब नई नई चीज़ें यूज़ करते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए नई नई इंडस्ट्रीज़ लगाई जा रही हैं। तो जो ज़मीन का जो यूज़ है वो बढ़ता ही जा रहा है, घर बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, ब्रिजेस बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए। लेकिन जो हमारी अर्थ है और हमारी अर्थ में जो हैबिटेबल लैंड है जहाँ रहा जा सकता है वो तो लिमिटेड है, वो तो अनलिमिटेड नहीं है। भगवान तो आके कहेंगे नहीं कि अच्छा यार अब इस ज़मीन से तुम्हारा काम नहीं हो रहा, लो एक और अर्थ ले लो, ऐसा तो है नहीं। तो लैंड लिमिटेड है लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है चीज़ों की। तो होता क्या है, पीपल स्टार्ट एनक्रोचिंग द कॉमन लैंड। जो कॉमन लैंड है, जो छूटी हुई ज़मीनें हैं सब जगह, लोग उनको क्या करने लगते हैं? एनक्रोच करने लगते हैं। एनक्रोच यानी कि किसी ज़मीन का घेराव कर लेना और कब्ज़ा कर लेना उस पर और फिर उसको अपने हिसाब से यूज़ करना। अब जैसे मान लीजिए कोई कॉमन लैंड अगर अर्बन एरियाज़ के पास हो, अर्बन एरियाज़ यानी कि शहरों के आसपास, तो उस कॉमन लैंड का यूज़ क्या करने के लिए हो सकता है? वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए हो सकता है कि वहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन गया, बाज़ार बन गए, या तो फिर हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस के लिए कि वहाँ पे अपार्टमेंट्स बन गए, घर बन गए लोगों के। और अगर वो कॉमन लैंड, मान लीजिए जो खाली ज़मीन छूटी है, वो अगर रूरल एरियाज़ के पास है, रूरल एरियाज़ यानी कि गांव देहात के पास है, तो उन कॉमन लैंड्स का यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर के लिए, कि ज़मीन खाली छूटी है तो चलो यहाँ पे खेत बना दिया जाए, तो और वहाँ खेती शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से जो कॉमन लैंड है वो कम पड़ने लगता है। अब अगर आपके दिमाग में ये बात आए कि यार जो ज़मीन छूटी हुई है वो अगर किसी काम आ रही है तो इसमें बुराई क्या है? उस ज़मीन में पहले कुछ नहीं हो रहा था, अब उस ज़मीन में घर बन गए हैं, बाज़ार बन गए हैं, खेत बन गए हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? तो मैं आपको बताता हूँ, ये जितने भी कॉमन रिसोर्सेज हैं या फिर ये जितनी भी ज़मीनें खाली पड़ी हैं, मान लीजिए कोई नदी है, कोई झील है, कोई तालाब है, जो भी ज़मीन खाली पड़ी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नेचर में बैलेंस बनाने के लिए। हम सारे जंगल काट के शहर बनाते हैं
तो हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि शहरों का या फिर इस पूरे देश जो हम बनाते हैं नेशन स्टेट, उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है वो ज़मीनें जो खाली रह गई। क्योंकि जो ज़मीन जो खाली है वहाँ जायज़ सी बात है कुछ टाइम के बाद पेड़ पौधे उग जाएंगे, वहाँ पे जानवर आके रहने लगेंगे, तमाम तरह के पंछी आके रहने लगेंगे। इसके बाद ये पेड़ पौधे पोल्यूशन कम करते हैं, एक कूलिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। आसपास की जगहों में आप देख रहे हैं दुनिया गर्म होती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इसके अलावा वो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बरकरार रखते हैं। तो ये सब तमाम काम होते हैं। और एक बहुत ज़रूरी चीज़, जो भी ज़मीनें छूटती हैं, जो खाली पड़ी रहती हैं, ये अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आसमान से बारिश होती है, वो बारिश जब खुली ज़मीन में पड़ती है तब वो ज़मीन उस पानी को एब्जॉर्ब करती है और वही पानी अंडरग्राउंड वाटर बनता है। और उसी अंडरग्राउंड वाटर से फिर लोगों के हैंडपम्प चलते हैं, कुओं में पानी आता है, और उसी अंडरग्राउंड वाटर से सबमर्सिबल लगा के आज पूरे शहर चल रहे हैं। हज़ारों लाखों लोगों का काम चल रहा है उस अंडरग्राउंड वाटर से। तो अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सके, बारिश हो तो वो बारिश का पानी पहुंच सके अंडरग्राउंड, इसके लिए ज़रूरी है कि वो जगह हैं, वो ज़मीनें खाली हों। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। अब क्योंकि लैंड यूज़ बढ़ता जा रहा है तो इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो रहे हैं। सबसे पहले लैंड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन यानी कि किसी चीज़ का ग्रेड कम होना, ग्रेड खराब होना। तो लैंड डिग्रेडेशन की जो लैंड की क्वालिटी है वो ख़राब हो रही है। और इसके अलावा लैंड यूज़ बढ़ने की वजह से लैंडस्लाइड होते हैं। लैंडस्लाइड क्या होते हैं इसको हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। लैंड यूज़ बढ़ने की वजह से सॉइल इरोजन होता है। और इसके अलावा डेजर्टिफिकेशन होता है ज़मीन का। डेजर्टिफिकेशन यानी कि किसी ज़मीन में पेड़ पौधे काट दिए जाएँ, सारी घास हटा दी जाए और उस ज़मीन को अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाए, तो जाहिर सी बात है वहाँ अब जब पेड़ पौधे नहीं बचेंगे तो वो जो ज़मीन है उसका जो मॉइस्चर है वो कम होता चला जाएगा। उन जगहों में जहाँ पेड़ पौधे नहीं, वहाँ बारिश भी कम होगी धीमे धीमे, तो वो जगह डेजर्टिफिकेशन होने लग जाएगा। ठीक है, रेगिस्तान टाइप की बनने लग जाएंगी वो जगहें। तो उस चीज़ को कहते हैं डेजर्टिफिकेशन, मतलब किसी चीज़ का डेजर्ट होने लग जाना। तो ये सब तमाम प्रॉब्लम्स होती हैं जब हम लैंड यूज़ बढ़ाते जाते हैं, ज़मीन ज़्यादा यूज़ करते हैं और फॉरेस्ट एरिया कम होता चला जाता है। अब अगला मुद्दा आता है कंजर्वेशन ऑफ लैंड। कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को बचाना या किसी चीज़ को कंजर्व करना। तो कंजर्वेशन ऑफ लैंड यानी कि ज़मीन को कंजर्व करना या बचाना। Growing population and their ever-growing demand has led to large-scale destruction of forest cover and arable land. पॉपुलेशन बढ़ रही है और बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ उन लोगों की डिमांड्स भी बढ़ रही हैं। इसी तरीके से लैंड यूज़ बढ़ता जा रहा है। और लैंड यूज़ बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर। जो जंगलों का जो एरिया है वो कम होता चला जा रहा है। और जो अराबल लैंड है, अराबल लैंड ये फिर से एक नया टर्म है। अराबल का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ एग्रीकल्चर किया जा सके, जहाँ खेती करी जा सके। तो अराबल लैंड भी कम हो रहा है। सारी ज़मीनों पे घर बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं। जंगल और एग्रीकल्चरल लैंड ये दोनों कम हो रहे हैं। Therefore, there should be the conservation of land resource. इस वजह से लैंड रिसोर्स के कंजर्वेशन की ज़रूरत है। अब लैंड रिसोर्सेज का कंजर्वेशन तमाम तरीक़ों से हो सकता है, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है फॉरेस्ट को बढ़ाना। फॉरेस्ट को बढ़ाना यानी कि पेड़ लगाना। तो एफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ लगाना। अब इस वर्ड में अगर मैं AF की जगह अगर मैं DE लगा दूं तो ये वर्ड हो जाएगा डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जंगल हटाना। जंगल कैसे हटते हैं, पेड़ काटने से। तो डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ पौधे काटना और एफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ पौधे लगाना। तो लैंड रिसोर्सेज बचाने के लिए आपको क्या करना है, एफॉरेस्टेशन, कि आपको पेड़ पौधे लगाने हैं। इसके अलावा लैंड रिक्लेमेशन। अब लैंड रिक्लेमेशन का मतलब ऐसी ज़मीनें जो कि जिनसे पेड़ पौधे हटाए जा चुके हैं और उन ज़मीनों का कुछ और यूज़ हो रहा है, उन ज़मीनों को रिक्लेम करना। ठीक है, रिक्लेम करना यानी कि उन ज़मीनों को वापस से जंगली ज़मीन में लाना, उनमें पेड़ पौधे उगाना, उनमें जंगल बनाने की कोशिश करना। इसके अलावा रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज़र्स। अब जब
इतनी ज़्यादा ज़मीन में खेती करी जाती है तो खेती करते टाइम बहुत ज़्यादा केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है। अब ये पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं जो फसल में लग जाते हैं और फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, उन कीड़ों को कहा जाता है पेस्ट। और ऐसी जो चीज़ें हैं जो उन छोटे छोटे पेस्ट को मारती हैं उनको कहते हैं पेस्टिसाइड्स। तो अभी आज के टाइम में क्या है, पेस्टिसाइड्स जो किसान लोग हैं कोई सा भी पेस्टिसाइड डाल देते हैं और कितना भी डाल देते हैं। तो इस चीज़ में क्या लगना चाहिए? रेगुलेशन। रेगुलेशन यानी कि कुछ हिसाब से होना चाहिए काम कि कौन से पेस्टिसाइड डालने हैं और कितना डालना है। और यही काम करना है फर्टिलाइज़र्स के लिए कि ज़मीन उपजाऊ हो। इस वजह से जो फर्टिलाइज़र डाले जाते हैं वो भी उनका भी रेगुलेटेड हो यूज़। और इसके अलावा चेक ऑन ओवर ग्रेजिंग। अब ओवर ग्रेजिंग से क्या होता है? ओवर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग यानी कि चरना, ओवर ग्रेजिंग यानी कि ज़्यादा चरना। ज़्यादा चरने का क्या मतलब? अब जैसे जानवरों को छोड़ दिया जाता है कि आप घास चरो, तो उसमें होता क्या है, जब घास लगी होती है किसी भी ग्राउंड में तो घास की वजह से, पेड़ पौधों की वजह से वो ज़मीन को बांध के रखते हैं, उन पौधों की जड़ें। अब जब ओवर ग्रेजिंग होती है तो घास बहुत कम हो जाती है किसी भी लैंड में, और घास के कम होने की वजह से वो जो मिट्टी है वो फ्री हो जाती है, थोड़ी लूज़ हो जाती है। और जब मिट्टी लूज़ हो जाती है तो क्या होता है, हमारे जो ज़मीन है उस ज़मीन में जो सबसे फर्टाइल लेयर होती है वो होती है टॉप सॉइल, जो सबसे ऊपर होती है। अब जब पेड़ पौधे नहीं होते और घास नहीं होती तो वो सॉइल हो जाती है लूज़। तो वो जो सबसे इम्पॉर्टेंट फर्टाइल सॉइल है वो बारिश अगर आएगी तो वो पानी बहा ले जाएगा उसे, और इसके अलावा हवा जो चलेगी, हवा भी उस मिट्टी को बहा ले जाएगी, उड़ा ले जाएगी। तो उस तरीके से जो फर्टिलिटी होती है ज़मीन की वो कम हो जाती है। इस वजह से ओवर ग्रेजिंग नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे ये सब तमाम ऐसे तरीके हैं जिससे कि हम अपने लैंड रिसोर्सेज को थोड़ा बचा सकते हैं। अब अगला टॉपिक है लैंड स्लाइड्स। लैंड यानी कि ज़मीन, स्लाइड यानी कि खिसकना। तो लैंड स्लाइड यानी कि ज़मीन का खिसकना। तो होता क्या है, जो पहाड़ी एरिया होते हैं उन पहाड़ी इलाकों में जब कोई अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, या फिर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, या फिर कोई वॉल्केनो फटता है, तो उन पहाड़ी एरिया में जो ऊपर की ज़मीन होती है वो खिसकते हुए नीचे की तरफ आती है, और उस ज़मीन के साथ बड़े बड़े पत्थर, चट्टानें, बहुत सारा मलबा, बहुत सारी मिट्टी नीचे आती है, और ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है। और इस पूरी चीज़ को कहते हैं लैंडस्लाइड। Landslides are simply defined as the mass movement of rocks, debris and earth down the slope. Landslide क्या होता है? मास मूवमेंट, बहुत ज़्यादा मूवमेंट। किन चीज़ों का? पत्थरों का और चट्टानों का, तमाम तरह के मलबे का और मिट्टी का। जब ये रॉक्स, डेब्रिस और अर्थ डाउन द स्लोप आते हैं, यानी कि जो स्लोप है माउंटेन का, ऊपर के स्लोप से नीचे की तरफ चीज़ें गिरती हैं, उसे कहते हैं लैंडस्लाइड। दे ऑफन टेक प्लेस विद अर्थक्वेक। जब पहाड़ों में अर्थक्वेक आते हैं यानी कि भूकंप आते हैं, इसके अलावा फ्लड्स, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है पहाड़ों में और उसकी वजह से बाढ़ आने लगती है पहाड़ों में, और या तो फिर जब कोई ज्वालामुखी फटते हैं या फिर वॉल्केनोस, उस टाइम पे लैंडस्लाइड आते हैं। अब जब लैंडस्लाइड्स आते हैं तो एक और चीज़ होती है, कई बार पहाड़ों के बगल से कोई नदी गुजर रही होती है तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अब जैसे कि मान लीजिए ये किसी पहाड़ का स्लोप है और इस पहाड़ के नीचे से एक नदी गुजर रही है। इस पहाड़ में ड्यू टू एनी रीज़न मान लीजिए लैंडस्लाइड हुआ तो बड़े बड़े पत्थर, बड़ी बड़ी चट्टानें, पूरा मलबा ऊपर से स्लोप के नीचे आएगा और मान लीजिए उस नदी के सामने आके गिर गया। तो अब इतनी बड़ी चट्टानें जब उस नदी के सामने आ जाएंगी तो पानी अपना रास्ता बदलेगा और वो नदी अपना रास्ता बदल के आसपास के इलाकों से होके गुजरने लग जाएगी। तो वहाँ आसपास जितने लोग रह रहे हैं, जो गांव हैं वहाँ पे, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो prolonged spell of rainfall can cause heavy landslide that can block the flow of any river for quite some time and cause havoc for the people around. अब जो प्रोलॉन्ग स्पेल ऑफ रेनफॉल है, प्रोलॉन्ग यानी कि बहुत लंबे टाइम के लिए जब बारिश होती है पहाड़ों में, तो उससे हैवी लैंडस्लाइड हो सकता है। और ये हैवी लैंडस्लाइड अगर किसी रिवर के फ्लो को ब्लॉक कर दे
तो इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा हैवॉक क्रिएट होगा। हैवॉक यानी कि बहुत ज़्यादा भयंकर परिस्थितियाँ, बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशंस। In the hilly terrain, landslides have been a major and widely spread natural disaster. जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, नेचुरल डिजास्टर्स, तो ये पहाड़ों में लैंडस्लाइड एक बहुत वाइडली स्प्रेड नेचुरल डिजास्टर है। अब चलिए बात करते हैं प्रिकॉशंस अगेंस्ट लैंडस्लाइड्स की। प्रिकॉशंस यानी कि जो सावधानी आपको बरतनी चाहिए पहले से ही, ठीक है। तो अब ये सब तरीके हैं जिससे हम लैंडस्लाइड की वजह से, अब लैंडस्लाइड की कम हो, और अगर इनके लैंडस्लाइड हो तो उस लैंडस्लाइड से कम नुकसान हो, ये तरीके हैं। तो पहला तरीका है हज़ार्ड मैपिंग। हज़ार्ड यानी कि कोई भयंकर चीज़, कोई बुरी चीज़, और मैपिंग यानी कि किसी चीज़ का मैप बनाना। तो हज़ार्ड मैपिंग यानी कि जो खतरा है उस खतरे का मैप बनाना। तो इसमें क्या होता है, लोकेट एरियाज प्रोन टू लैंडस्लाइड्स, कि ऐसे एरिया, पूरे पहाड़ों में ऐसे एरिया लोकेट किए जाते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोन है लैंडस्लाइड के, यानी कि जो बहुत ज़्यादा संभावित जगहें हैं कि यहाँ लैंडस्लाइड हो सकते हैं। उन जगहों को अवॉइड करना चाहिए जब बारिश हो रही हो या फिर कुछ भी ऐसे सीन सिचुएशन हो, तो उन एरियाज़ को अवॉइड करना चाहिए। और उसके अलावा सच एरियाज शुड बी अवॉइडेड फॉर बिल्डिंग सेटलमेंट्स, कि ऐसे एरियो में, ऐसे इलाकों में बिल्डिंग सेटलमेंट्स भी नहीं करने चाहिए। आपको वहाँ पे कोई घर वगैरह नहीं बनाए जाने चाहिए और कुछ भी नहीं बनना चाहिए। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग। पहाड़ों के जो स्लोप होते हैं उसमें रिटेंशन वॉल बनाने से भी फ़ायदा होता है। ये थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि लैंड स्लिप ना करे। इसके अलावा इंक्रीज इन वेजिटेशन कवर टू अवॉइड लैंडस्लाइड्स। पहाड़ों में वेजिटेशन कवर बढ़ाया जाता है, यानी कि पेड़ पौधे और ज़्यादा लगाए जाते हैं, वेजिटेशन कवर बढ़ाया जाता है। अब पेड़ पौधों की वजह से, उनकी जड़ों की वजह से वो मिट्टी को जकड़ के रखते हैं, इस वजह से भी थोड़ा सा कम चांस होता है कि लैंडस्लाइड हो। इसके अलावा द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड अलॉन्ग विद रिवर वाटर एंड स्प्रिंग फ्लोज, कि इस पूरे पहाड़ों के एरिया में ड्रेनेज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना कि पानी अगर बरसेगा तो पानी किस तरफ से निकलेगा, पहाड़ में भी और नदी के आसपास भी। अगर इनकी इस नदी का रास्ता रुकता है तो और क्या ड्रेनेज सिस्टम है वहाँ पे, पानी कहाँ कहाँ से निकल सकता है। तो हमें मूवमेंट कंट्रोल अगर हम देखें रिवर वाटर का और जो झरने निकल रहे हैं, तो हम काफ़ी हद तक ये कोशिश कर सकते हैं कि लैंडस्लाइड ना हो। अब हमारा अगला टॉपिक है सॉइल। सॉइल यानी कि मिट्टी। The thin layer of grainy substance covering the surface of earth is called soil। जो हमारे अर्थ के सरफेस में, हमारे अर्थ के जो सरफेस है, जो सतह है, उसमें जो ग्रेनी सब्सटेंस होता है, ग्रेनी सब्सटेंस यानी कि जो दानेदार सब्सटेंस है, उसे कहते हैं मिट्टी। लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल। अब किस जगह में कैसे लैंड फॉर्म्स हैं, यहाँ से डिटरमाइन होता है कि उस जगह की मिट्टी कैसी होगी। पहाड़ों के आसपास की मिट्टी अलग होगी, समंदर के आसपास की मिट्टी अलग होगी। इस तरीके से जो लैंड फॉर्म्स होते हैं ये डिटरमाइन करते हैं उस जगह पे मिट्टी कैसी होगी। अब चलिए बात करते हैं कि मिट्टी होती क्या है और मिट्टी बनती कैसे है। तो जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, चट्टानें होते हैं, इन पत्थरों में और चट्टानों में जब सैकड़ों सालों तक, हज़ारों सालों तक लगातार उनमें धूप पड़ती रहती है, वो गर्म होते हैं, फिर सर्दियों के टाइम में ठंडक होती है, वो ठंडे होते हैं, बारिश झेलते हैं, उसके अलावा उन पत्थरों चट्टानों में पेड़ पौधे भी उगाते हैं। तो इस वजह से सैकड़ों हज़ारों सालों के दौरान वो चट्टानें टूटती रहती हैं और उनसे छोटे छोटे टुकड़े निकलते रहते हैं, और वो टूटते टूटते वो टुकड़े और महीन होते जाते हैं। और इन सैकड़ों हज़ारों सालों के दौरान आप खुद सोचिए, इतने लंबे टाइम में ना जाने कितने जानवर मरते हैं इस ज़मीन में, ना जाने कितने इंसान मरते हैं, कितने पत्तियाँ और जो पेड़ पौधों के जितने सब हिस्से हैं वो सब इसी ज़मीन में होते हैं। तो इन छोटे छोटे टुकड़ों के साथ, पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों के साथ, महीन टुकड़ों के साथ ये ऑर्गेनिक मैटर भी मिलता है। ऑर्गेनिक मैटर यानी कि वो मैटर जिसमें कभी लाइफ थी किसी टाइम पे। तो जो मरे हुए जानवर हैं, मरे हुए इंसान हैं, मरे हुए पार्ट्स हैं जो पेड़ पौधों के,
वो सब तमाम ऑर्गेनिक मैटर और ये जो कंकड़ पत्थर छोटे छोटे महीन जो बारीक हैं, ये दोनों जब मिलते हैं तो सैकड़ों सालों के दौरान, हज़ारों सालों के दौरान ये धीमे धीमे आहिस्ते आहिस्ते वो मिट्टी बनती है। तो और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं वेदरिंग। तो वेदरिंग क्या होता है? द ब्रेकिंग अप एंड डीके ऑफ रॉक्स, चट्टानों का टूटना और डीके होना यानी कि सड़ना या तो फिर डिसइंटीग्रेट होना। अब ये चट्टानें किस वजह से टूटती हैं और डीके होती हैं? ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस, जो टेम्परेचर में चेंज होते रहते हैं। कभी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, कभी फ्रॉस्ट एक्शन होता है, फ्रॉस्ट एक्शन यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडक। इसके बाद प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटी, पेड़ पौधों की वजह से, जानवरों की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, इंसान भी बहुत ज़्यादा चट्टानें तोड़ते रहते हैं, तो इस वजह से सॉइल बनती है। इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। सिर्फ 1 सेंटीमीटर मिट्टी की परत बनाने के लिए सैकड़ों साल लग जाते हैं। सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक्स। अब मिट्टी बनती किस किस चीज़ से है? ऑर्गेनिक मैटर, जो मिनरल्स होते हैं, और वेदर्ड रॉक्स, जो चट्टानों के छोटे छोटे महीन टुकड़े होते हैं। इन तमाम चीज़ों को मिला के बनती है मिट्टी। दिस हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। ये जो प्रोसेस होता है, ये इस प्रोसेस को कहते हैं वेदरिंग। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। जब किसी मिट्टी में सही अमाउंट ऑफ मिनरल्स होते हैं और इसके अलावा सही अमाउंट होता है ऑर्गेनिक मैटर का, तो ये चीज़ें सॉइल को क्या बनाती हैं? फर्टाइल। फर्टाइल यानी कि उपजाऊ। तो मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर का जो प्रॉपर मिक्स है, ये चीज़ें सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। अब चलिए डिस्कस करते हैं फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन को, कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि किस तरह की मिट्टी बनेगी। तो सबसे पहला फैक्टर है पेरेंट रॉक, कि मिट्टी जो बन रही है उसका पेरेंट रॉक क्या है, यानी कि किस चट्टान के टूटने से वो मिट्टी बन रही है। अगर लाल पत्थर हैं, लाल चट्टानों के टूटने से मिट्टी बनेगी, वो लाल होगी। अगर किसी चट्टान में फॉस्फोरस कंटेंट ज़्यादा है तो उससे जो मिट्टी बनेगी उसमें भी फॉस्फोरस कंटेंट ज़्यादा होगा। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो पेरेंट रॉक से आती हैं। पेरेंट रॉक क्या डिटरमाइन करता है कि मिट्टी का रंग कैसा होगा, मिट्टी का टेक्सचर कैसा होगा और मिट्टी में मिनरल्स कौन से होंगे। ये सब तमाम चीज़ें डिटरमाइन करता है पेरेंट रॉक। इसके अलावा दूसरा फैक्टर है क्लाइमेट। क्लाइमेट डिटरमाइन क्या करता है? रेट ऑफ वेदरिंग, कि जो वेदरिंग हो रही है उसका रेट कितना होगा। मिट्टी बन रही है वो बहुत तेज़ी से बनेगी या धीमे धीमे बनेगी, ये डिटरमाइन करता है कि उस जगह का क्लाइमेट कैसा है। इसके अलावा ऑर्गेनिक मटेरियल, इट अफेक्ट्स द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन। मिट्टी में कितना ऑर्गेनिक मटेरियल है ये इफ़ेक्ट करता है कि उस मिट्टी में कितना ह्यूमस है, क्योंकि ह्यूमस क्या होता है वो भी एक तरीके से ये है कि ऑर्गेनिक मैटर को ही एक तरीके से ह्यूमस बनता है वो मिट्टी में। तो ऑर्गेनिक मैटर कितना है ये डिसाइड करता है ह्यूमस। इसके अलावा ज़मीन की टोपोग्राफी क्या है ये डिटरमाइन क्या करता है? टोपोग्राफी ये डिटरमाइन करता है एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। अगर जो थोड़े से निचले इलाके हैं वहाँ पे मिट्टी ज़्यादा जमा होगी, जो ऊंचे इलाके हैं, जो पहाड़ वगैरह हैं, वहाँ पे मिट्टी कम जमा होगी। तो ये टोपोग्राफी डिटरमाइन करता है एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा होना, कहाँ पे मिट्टी कम इकट्ठा होगी, कहाँ पे ज़्यादा इकट्ठा होगी। और इसके अलावा टाइम, टाइम क्या डिटरमाइन करता है? थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, कि कितने टाइम से किसी जगह में वेदरिंग हो रही है, ठीक है, कि वहाँ की सॉइल प्रोफाइल ज़्यादा है या फिर कम है। तो ये सब तमाम फैक्टर्स हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं सॉइल को। अब इन इंडिया सॉइल्स कुड बी एलुवियल, ब्लैक, रेड, लेटेराइट, डेजर्टिक एंड माउंटेन सॉइल। अब हर जगह की मिट्टी अलग होती है। अगर दुनिया भर की बात तो छोड़िए, अगर सिर्फ इंडिया की बात करी जाए तो इंडिया में एलुवियल सॉइल होती है, ब्लैक सॉइल होती है, कुछ जगहों में रेड सॉइल होती है, लेटेराइट सॉइल होती है, डेजर्टिक और माउंटेन सॉइल। इतने तरह की सॉइल तो सिर्फ हमारे अपने देश में होती है। अब अगला टॉपिक है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी का डिग्रेड होना, कि मिट्टी किस तरीके से अपनी क्वालिटी ख़राब हो रही है मिट्टी की। तो
मिट्टी के बारे में हमने देखा कि उसकी जो टॉप सॉइल होती है वही सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है। तो मिट्टी का ख़राब होना या डिग्रेड होने का क्या मतलब है? इस टॉप सॉइल, ये टॉप सॉइल अगर पानी या हवा से बह जाए तब भी मिट्टी की क्वालिटी ख़राब होगी, और अगर इस टॉप सॉइल में केमिकल्स की वजह से या पेस्टिसाइड्स की वजह से इस टॉप सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब होती है या क्वालिटी ख़राब होती है, तब भी कहा जाएगा कि जो सॉइल है उसका डिग्रेडेशन हो रहा है। तो डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल ये किस किस तरीके से होता है? सबसे पहला है डिफॉरेस्टेशन, यानी कि पेड़ पौधे जब हटाए जाते हैं, काट दिए जाते हैं, तो इसकी वजह से मिट्टी ख़राब होती है, क्योंकि पेड़ पौधे अब हट गए तो मिट्टी लूज़ हो जाएगी, मिट्टी लूज़ हो जाएगी तो पानी बहा ले जाएगा, हवा उड़ा ले जाएगी टॉप सॉइल, तो मिट्टी की क्वालिटी ख़राब होगी। इसके अलावा ओवरग्रेजिंग की वजह से भी वही होगा। अब मिट्टी जो हटती है इसे कहते हैं सॉइल इरोजन, ठीक है। इसके अलावा ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, कि फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा यूज़ करने की वजह से भी मिट्टी की क्वालिटी ख़राब होती है। रेन वॉश और फ्लड्स, कि जब बहुत तेज़ी से पानी बरस जाता है तो पानी बहते हुए टॉप सॉइल को ले जाता है साथ में। और इसके अलावा जो बाढ़ आती हैं, ये सब तमाम फैक्टर्स हैं जो कि लीड करते हैं किस चीज़ के लिए? सॉइल इरोजन, कि जो टॉप सॉइल है उसका इरोजन हो जाए, यानी कि वो निकल जाए, और इससे क्या होता है? सॉइल का डिग्रेडेशन होता है। अब चलिए बात करते हैं सॉइल कंजर्वेशन की, कि ज़मीन नहीं, सॉइल को कंजर्व किस तरीके से किया जाए। तो अब सॉइल कंजर्वेशन के कई सारे तरीके हैं, अब डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहला तरीका है मल्चिंग। द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद द लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ। अब जब खेती करी जाती है तो जैसे एक लाइन से कोई पेड़ उगाए गए, उसके बाद दूसरी लाइन से पेड़ उगाए गए, तो इन पेड़ों के बीच की जो जगह होती है, द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स, इस जगह को कवर किया जाता है किसी ऑर्गेनिक मैटर से, जैसे कि स्ट्रॉ यानी कि जो सूखी हुई घास है, तो उससे कवर किया जाता है। और इससे क्या होता है? इससे जो सॉइल का मॉइस्चर है, जो नमी है मिट्टी की, वो नमी खोती नहीं है, तो वो मॉइस्चर जो है वो रिटेन होता है अगर ये स्ट्रॉ लगा दिया जाए पेड़ों के बीच में। तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं मल्चिंग। अगर याद करना हो तो आप मॉइस्चर से याद रख सकते हो कि ज़मीन का मॉइस्चर बचाने के लिए क्या करते हैं? मल्चिंग। खैर, अब अगला है रॉक डैम। रॉक यानी कि पत्थर, डैम यानी कि कहीं पे पानी का रास्ता रोक के पानी को इकट्ठा करना, उसे कहते हैं डैम। तो रॉक डैम। रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, इट प्रिवेंट्स सॉइल लॉस। अब मान लीजिए कोई खेत है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो वो बारिश का पानी बहुत तेज़ी से बहेगा उस खेत से, तो टॉप सॉइल ले जाएगा। तो उसको रोकने के लिए क्या करें? रॉक डैम बनाएंगे। पत्थर लेकर जहाँ से भी पानी बहेगा वहाँ पत्थर लगा देंगे, तो पानी बहुत तेज़ी से नहीं बह पाएगा, धीमे धीमे बहेगा। और जब पानी धीमे धीमे से निकलेगा या फिर पानी इकट्ठा रहेगा तो टॉप सॉइल वहीं की वहीं रहेगी, वो बहकर चली नहीं जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद अगला है इंटरक्रॉपिंग। इंटर यानी कि यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व हैं, और क्रॉपिंग यानी कि फसल लगाना या पौधे लगाना। तो इंटरक्रॉपिंग यानी कि दो या दो से ज़्यादा तरीके के फसल लगाना एक साथ। अब ऐसा क्यों? जब आप किसी खेत में एक तरह की फसल लगाओगे तो वो फसल एक साथ तैयार हो जाएगी, क्योंकि फसल लगाने का टाइम होता है कि इस सीज़न में फसल लगेगी और इस सीज़न में वो फसल रेडी हो जाएगी। अगर आप काट लो तो वेल एंड गुड, नहीं काटोगे तो फसल ख़राब हो जाएगी वैसे वैसे। तो आप जब एक ही फसल लगाओगे तो एक ही फसल एक साथ रेडी होगी, और जब आप फसल काट लोगे तो वो खेत हो जाएगा सिर्फ खाली। और जब खाली खेत होगा तो जायज़ सी बात है उसकी जो सॉइल है वो लूज़ पड़ जाएगी, सॉइल इरोजन हो सकता है। तो इसके लिए क्या किया जाए? दो या दो से ज़्यादा तरह की फसल लगा दी जाए, कि अगर एक तरह की फसल अगर तैयार हो जाए तो उस एक तरीके के पौधे हटा लिए जाएं, उसके बाद भी दूसरे पौधे रहेंगे उस खेत में। अब दूसरे पौधे रहेंगे उस खेत में तो सॉइल लूज़ नहीं होगी, सॉइल इरोजन नहीं होगा। Different crops are grown in alternative rows and sown at different times to protect the soil from rain wash. अलग अलग क्रॉप्स लगाई जाती हैं
उनको ऑल्टरनेटिव रोज़ में, जैसे मान लीजिए आपने एक लाइन से गेहूँ बो दिया और दूसरे लाइन से आपने टमाटर बो दिया, समझ रहे हैं, अलग अलग फसल ऑल्टरनेटिव रोज़ में, एक रो किसी की दूसरी रो किसी की, इस तरीके से करा जाता है इंटरक्रॉपिंग, और इससे क्या होता है, सॉइल इरोजन रुकता है। अब अगला मेथड है टेरेस फार्मिंग। टेरेस का मतलब होता है छत, और फार्मिंग यानी कि खेती। तो टेरेस फार्मिंग यानी कि आप एक तरीके से सीढ़ियाँ बना रहे हो किसी पहाड़ में। ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और टेरेसेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप सो दैट द फ्लैट सर्फेसेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। जो पहाड़ों के जो स्लोप्स होते हैं, उन स्लोप्स को काट के फ्लैट करके आप सीढ़ी के जैसे उसमें खेत बना सकते हो और उसमें खेती कर सकते हो। ठीक, तो ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स बनाए जाते हैं उन स्लोप्स को फ्लैट करके। दिस रिड्यूसेस द सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन। अब जैसे पहाड़ का ये स्लोप है, तो पहले बारिश होती थी तो सारी मिट्टी वो बारिश लेकर चली जाएगी, तो पहाड़ की जो फर्टिलिटी है, जो भी मिट्टी है थोड़ी बहुत उस पहाड़ में, उस जगह में, वो कम होती चली जाएगी। तो आप क्या करेंगे, उसमें फ्लैट सरफेसेस बना देंगे, तो अब पानी बहेगा तो एक साथ पूरी मिट्टी लेकर नहीं बह पाएगा, वो पहले एक जगह पे रुकेगा, दूसरी जगह पे रुकेगा। और इसके अलावा कंटोर बैरियर्स, अब ये एक नया टर्म है कंटोर। कंटोर का मतलब होता है किसी भी चीज़ की बाउंड्री। तो कंटोर बैरियर्स का मतलब कि बाउंड्री पे बैरियर लगाना। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे रॉक डैम हमने अभी देखा था, ये कुछ मोर और लेस वैसी ही चीज़ है। स्टोन्स, ग्रास, सॉइल आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग कंटोर्स। जितनी भी बाउंड्री है खेत की, उन बाउंड्री पे पत्थर लगा के, घास लगा के और मिट्टी लगा के आप कोशिश कर सकते हो कि आप पानी को बहुत तेज़ी से बहने से रोक सको। ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर। अब ऐसे जितने भी बैरियर्स हैं, खेतों की बाउंड्री पे आपने पत्थर लगा दिए चारों तरफ, तो उसी के साथ में आप ट्रेंचेस बनाते हो। ट्रेंचेस का मतलब वैसे होता है सुरंग, लेकिन ट्रेंचेस बनाना यानी कि थोड़ा सा खोदते हुए चले जाना बाउंड्री के पास। तो इससे क्या होता है, वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाएगा, तो पानी बहेगा नहीं बहुत तेज़ी से। अब अगला तरीका है शेल्टर बेल्ट्स। अब शेल्टर बेल्ट्स क्या होते हैं, रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर। अब जहाँ पे भी ज़मीन है, खेत है, वहाँ पे एक लाइन से पेड़ लगा दिए जाते हैं। तो पेड़ लगाने की वजह से जो हवा का मूवमेंट है, अभी तेज़ी से हवा आएगी, मिट्टी को उड़ा ले जाएगी, लेकिन पेड़ होने की वजह से वो हवा थोड़ी सी रुकेगी, तो मिट्टी को उड़ा नहीं पाएगी। तो इस चीज़ को कहते हैं शेल्टर बेल्ट्स, जहाँ पे रोज ऑफ ट्रीज़, पेड़ों की कतारें लगाई जाती हैं टू प्रोटेक्ट सॉइल। अब इसके अलावा एक और तरीका है कंटोर प्लगिंग। कंटोर यानी कि बाउंड्री और प्लाउइंग यानी कि जोतना। तो अब ये जो प्लाउइंग आपको करनी है, प्लाउइंग पैरेलल टू द कंटोर्स ऑफ द हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। जैसे कि मान लीजिए ये पहाड़ है और यहाँ पे एक खेत है, इसके बाद यहाँ पे भी एक खेत है और यहाँ पे भी एक खेत है, ठीक है, और ये खेत स्टेप्स में है पहाड़ के स्लोप पर। तो सबसे पहली बात, कॉन्टर क्या होता है, बाउंड्री। तो जैसे अब ये खेत है, तो इसकी जितनी बाउंड्री है, इसकी बाउंड्री पे पत्थर लगा देना और मिट्टी से और इसके अलावा ग्रास से आप बैरियर बना दोगे, तो अब पानी जो आएगा वो तेज़ी से बह नहीं पाएगा। इसके अलावा जो आप जुताई करोगे, प्लाविंग करोगे, वो कैसे करोगे, पैरेलल टू द कॉन्टोर्स, कि जैसे आप जुताई इस तरीके से करोगे। तो इससे क्या होगा, जब आप जुताई करोगे तो उस जगह में ज़मीन थोड़ा गड्ढे बनते चले जाते हैं ज़मीन में। तो जब अब पानी आएगा तो पानी इकट्ठा होगा इन जगहों पे, और पानी का जो फ्लो है वो कम होगा, पानी इकट्ठा होगा तो मिट्टी को बहा नहीं ले पाएगा। तो आप खेती की जुताई ऐसे करने के बजाय आप ऐसे करोगे, समझ रहे हैं, प्लाउइंग पैरेलल टू द कॉन्टोर्स, कि आपको जुताई करनी है, प्लाउइंग करनी है parallel to the contours of hill slope to form a natural barrier for water to flow down the slope. Ocean water is saline and not fit for human consumption,
कि जो समंदर का पानी है ये सलाइन होता है। सलाइन यानी कि नमकीन, यानी कि खारा। इट इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, कि ये इस लायक नहीं होता कि इंसान समंदर का पानी पिए। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों कहा जाता है कि इंसानों को समंदर का पानी नहीं पीना चाहिए? तो इससे रिलेटेड एक फ़न फैक्ट बताता हूँ मैं आपको। अगर कोई आदमी समंदर का पानी पीने लग जाए रेगुलर बेसिस पे, तो कुछ ही दिन में उसकी मौत हो जाएगी। और उसकी मौत का जो कारण होगा वो होगा डिहाइड्रेशन, यानी कि वो मरा है पानी की कमी की वजह से। और जबकि उन दिनों में उसने बहुत ज़्यादा पानी पिया होगा, फिर भी वो पानी की कमी से मरा होगा। बहुत अजीब सी बात है, पैराडॉक्स वाली सिचुएशन है। तो इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। हमारी बॉडी करीब 72% वाटर होती है और हमारी बॉडी में करीब 1% सॉल्ट्स होते हैं। अब समंदर का पानी खारा होता है, उसमें सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर कोई आदमी वो समंदर का पानी पिए तो उसकी बॉडी में सॉल्ट्स बहुत बढ़ जाएंगे अचानक से। और जबकि सॉल्ट्स सिर्फ 1% होने चाहिए हमारी बॉडी में। तो अब हमारी बॉडी में सॉल्ट बढ़ जाएगा, तो हमारी बॉडी क्या करेगी? हमारी बॉडी उस चीज़ को बैलेंस में लाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी में तमाम केमिकल्स हैं जो कि एक बैलेंस में होने चाहिए। ज़रा सा भी इम्बैलेंस हुआ तो बहुत गड़बड़ है। तो हमारी बॉडी उन सॉल्ट्स को बैलेंस कैसे करेगी? उनको डाइल्यूट करके। अब डाइल्यूट करने के लिए, किसी चीज़ को डाइल्यूट करने के लिए क्या चाहिए होता है? पानी। तो हमारी बॉडी क्या करेगी? जो पानी है हमारी बॉडी में, उसी का यूज़ करेगी इन सॉल्ट्स को डाइल्यूट करने के लिए। अब हमारी बॉडी में पानी कम होगा। अब जब पानी कम होगा तो वो बंदा और पानी पिएगा। अब जब वो और पानी पिएगा तो उसकी बॉडी में सॉल्ट्स और ज़्यादा बढ़ेंगे। सॉल्ट्स और ज़्यादा बढ़ेंगे तो उसकी बॉडी और पानी यूज़ करेगी उन सॉल्ट्स को डाइल्यूट करने के लिए, और ये सिलसिला चलता जाएगा जब तक कि फाइनली वो आदमी मर नहीं जाता पानी की कमी से। बहुत अजीब सी बात है। खैर, फ्रेश वाटर इज़ अबाउट 3% ऑफ द टोटल वाटर ऑन अर्थ। जो फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर यानी कि जो पीने लायक पानी है, या कहा जाए जो मीठा पानी जिसको कहते हैं, वो हमारे पूरे अर्थ में जितना भी पानी उसका सिर्फ 3% है। अब इस 3% फ्रेश वाटर का भी 70% हिस्सा जो है वो कहाँ है? वो आइस शीट्स के फॉर्म में है और ग्लेशियर्स के फॉर्म में है। और ये आइस शीट्स और ग्लेशियर्स, ये बर्फ़ के फॉर्म में है 70% पानी। आप थोड़ा सा इस चीज़ को महसूस करिए। सिर्फ 3% पानी फ्रेश वाटर है। इस 3% का भी 70% हिस्सा ग्लेशियर्स और आइस शीट्स के फॉर्म में है, अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड में और पहाड़ों में। ओनली 1% ऑफ द फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल। हमारे पास सिर्फ 1% है पानी का जिसको हम यूज़ करते हैं। अब इट इज़ फाउंड, अब जितना भी पानी हम यूज़ करते हैं जो पीने लायक है, ये बेसिकली 3 फॉर्म्स में होता है। सबसे पहले ग्राउंड वाटर, जो ज़मीन के नीचे जो पानी होता है, जिसको सबमर्सिबल पंप्स लगा के, मोटर पंप लगा के निकाला जाता है, वो होता है ग्राउंड वाटर। दूसरा होता है सरफेस वाटर, और ये सरफेस वाटर यानी कि जो ज़मीन की सतह पे पाया जाता है। सरफेस वाटर कहाँ होता है? नदियों में जो पानी होता है या फिर जो झीलों में जो पानी होता है, वो होता है सरफेस वाटर। और इसके अलावा वाटर किस में एग्जिस्ट करता है? वाटर वेपर्स के फॉर्म में, यानी कि भाप के फॉर्म में। और ये वाटर वेपर्स कहाँ होते हैं? एटमॉस्फेयर में। जो बादल हैं, बादल भी तो वाटर वेपर्स से बने होते हैं। तो पानी इन 3 फॉर्म्स में अवेलेबल होता है। एक तो अंडरग्राउंड वाटर जो ज़मीन के नीचे, एक सरफेस वाटर जो सतह पे है, जो ये नदियों में है, झीलों में है, और एक वाटर वेपर्स जो कि जिससे बादल बनते हैं। फ्रेश वाटर इज़ देयरफॉर द मोस्ट प्रेशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ। फ्रेश वाटर इस वजह से दुनिया का सबसे कीमती चीज़ है, क्योंकि हम उसके बिना जी नहीं सकते, हमारे जीने के लिए ज़रूरी है, और फ्रेश वाटर बहुत कम है। वाटर कैन नीदर बी एडेड नॉर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। हमारे अर्थ में जितना भी पानी है वो कांस्टेंट है। आप उस पानी को बढ़ा नहीं सकते, उस पानी को घटा नहीं सकते, वो उतना ही है, वो कांस्टेंट है। अब डिस्कस करते हैं वाटर साइकिल।
अब जो पानी है हमारे अर्थ में, जितना भी पानी है, ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक ही जगह पे रहता है, कि मान लीजिए समंदर का जो पानी है, किसी भी समंदर का, वो उसी समंदर में रहेगा, ऐसा नहीं है। पानी हमेशा एक साइक्लिक प्रोसेस फॉलो करता है, ठीक है। पानी के साइकिल्स होते हैं और पानी हमेशा एक कांस्टेंट मोशन में रहता है। अब इसका क्या मतलब है कि पानी एक कांस्टेंट मोशन में रहता है और ये साइक्लिकल प्रोसेस है। मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए जो पानी समंदर में है, वो समंदर का पानी भाप बनेगा, इस चीज़ को कहते हैं इवापोरेशन। इवापोरेशन यानी कि पानी का भाप बनना। तो समंदर का पानी इवेपोरेट होगा और वो भाप बनेगा, और भाप बनने के बाद अब वो गैस बन चुका है, तो वो आसमान में ऊपर उठेगा और बादल बनेगा। अब जब ऐसे बादल इकट्ठा होंगे तो उनको हवाएं इधर उधर ले जाएंगी अलग अलग जगहों पे, और टाइम के साथ वो बादल फिर ठंडे होते हैं। और जब बादल ठंडे होते हैं तो फिर क्या होता है, कंडेंसेशन, यानी कि वो जो भाप है वो दोबारा से पानी में चेंज होगा। अब जब वो भाप पानी में चेंज होता है तो फिर क्या होता है, वो पानी उन बादलों से गिरता है ज़मीन में, और इस चीज़ को क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन, यानी कि रेनफॉल, जो बारिश होती है, या फिर प्रेसिपिटेशन। अब वो जो पानी गिरता है बादलों से, वो पानी फिर से नालों के थ्रू, नदियों के थ्रू वो वापस फिर से जाके समंदर में मिल जाएगा, और अब की बार वो किसी और समंदर में होगा, मे बी शायद। तो इस तरीके से जो पानी है, कहीं कभी पानी वो साइक्लिक प्रोसेस में घूमता रहता है। वो पानी तमाम जानवरों के थ्रू होके गुज़रता है, तमाम इंसानों के थ्रू होके गुज़रता है, तमाम सब कामों के थ्रू होके गुज़रता है। वो एक पूरी साइकिल चलती है। Humans use large amount of water not only for drinking and washing but also in the process of production. अब जो हम इंसान हैं वो पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं, अलग अलग चीज़ों को धोने के लिए यूज़ करते हैं, इसके अलावा तमाम चीज़ों के प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं। अब जैसे ये टी शर्ट है, ये टी शर्ट जब कपास से बनी होगी, कॉटन से बनी होगी, वहाँ से लेकर इस टी शर्ट को इस स्टेज तक लाने तक में बहुत पानी लगा होगा। और ये सिर्फ कपड़े बनाने के लिए नहीं, किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन में बहुत पानी लगता है। वाटर फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रिजर्वॉयर्स आर अदर यूजेस। अब पीने के अलावा या चीज़ों के साफ़ सफाई के लिए और इसके अलावा तमाम चीज़ों के प्रोडक्शन को छोड़कर पानी और कहाँ यूज़ होता है, एग्रीकल्चर में, खेती करने के लिए बहुत पानी यूज़ होता है। और इसके अलावा अब पानी हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए पानी का यूज़ करते हैं। कहाँ, किस तरीके से, हम डैम्स बनाते हैं या फिर रिजर्वॉयर्स बनाते हैं। इन रिजर्वॉयर्स का फिर हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। तो हम तमाम चीज़ों से हम पानी का यूज़ करते हैं। अब अगला टॉपिक है डिप्लीशन ऑफ वाटर, यानी कि पानी का कम होना। अब पानी जो है उसका डिप्लीशन हो रहा है, पानी कम होता चला जा रहा है। अब उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, जैसे कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों की नीड्स बढ़ रही हैं, रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं। अब जितने लोग उतना ज़्यादा पानी चाहिए। राइजिंग डिमांड ऑफ फूड एंड कैश क्रॉप्स, लोग बढ़ रहे हैं, इस वजह से आपको ज़्यादा फूड चाहिए, ज़्यादा अब आपको खेती करनी पड़ेगी, ज़्यादा फसलें चाहिए। अब खेती करने के लिए भी ज़्यादा पानी चाहिए होता है। इसके अलावा इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, शहर बढ़ते जा रहे हैं, कॉलोनीज़ बढ़ती जा रही हैं, इस वजह से फिर पेड़ काटे जा रहे हैं, इस वजह से फिर बारिश कम हो रही है, इस वजह से भी पानी कम हो रहा है। ड्राइंग अप ऑफ वाटर रिसोर्सेज, अब जब अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहर बढ़ रहे हैं, तो जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है वो हो नहीं पा रहा है ढंग से। जितना होता है उससे ज़्यादा हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो नहीं पा रहा है, तो इस वजह से क्या होता है, जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो सूख जा रहे हैं। कि अब हैंडपम्प, जहाँ पे पहले पानी आता था वो हैंडपम्प सूख रहे हैं, जहाँ जिन कुओं में पहले पानी आता था वो कुएँ सूख रहे हैं। इसके अलावा वाटर पोल्यूशन, जो पानी थोड़ा बहुत है भी, वो पानी में इतना ज़्यादा पोल्यूशन है कि वो पानी यूज़ करने लायक नहीं बचता है। इसके अलावा द राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने की वजह से भी पानी कम हो रहा है। ऐसा क्यों?
हाँ, अब जैसे आप गांव देहात में चले जाइए, वहाँ लोग अगर मान लीजिए किसी आदमी को नहाना है तो बाल्टी मग्घा का यूज़ करके नहाएगा। अब अगर कोई आदमी बाल्टी मग्घा का यूज़ करके नहाएगा तो कितना पानी यूज़ कर लेगा? 1 बाल्टी, 2 बाल्टी, 3 बाल्टी, कितना यूज़ कर लेगा? लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, अच्छे खासे लोग बाथरूम्स बनवा लेते हैं, उसमें शावर लगवा लेते हैं। अब अगर कोई आदमी 20 मिनट शावर से नहाता है तो उसको रियलाइज़ नहीं होता, लेकिन वो दसियों बाल्टी पानी खर्च कर चुका होता है सिर्फ एक बार नहाने में। उतने पानी में तो 5 लोग क्या 10 लोग नहा चुके होते हैं। तो अब राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोग बाथटब में नहाते हैं, अब हर जगह लोगों को वॉश बेसिन चाहिए, हर जगह नल चाहिए, बहुत ज़्यादा राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की वजह से लोग बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं। तो ये सब बेसिकली मेन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से क्या होता है, शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर। देयर इज़ अ स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। स्कैरसिटी यानी कि कमी। तो दुनिया के कई सारे रीजन्स हैं जहाँ पानी की बहुत कमी हो रही है। मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया एक्सेट्रा आर फेसिंग शॉर्टेजेस इन फ्रेश वाटर सप्लाई। दुनिया के ऐसे बहुत इलाके हैं, जैसे अफ्रीका का एक अच्छा खासा इलाका है, वेस्ट एशिया का, साउथ एशिया का, साउथ एशिया जहाँ हमारा देश आता है। तो ये सब तमाम एरिया हैं जहाँ बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो रही है, बहुत कमी हो रही है फ्रेश वाटर की। फ्रेश वाटर यानी कि पीने लायक पानी। Countries located in climatic zones face more problems of water scarcity। जो देश क्लाइमेटिक जोन्स में है, ठीक है, अब क्लाइमेटिक जोन्स में जो देश हैं वहाँ पे गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है और वहाँ कई, अब बारिश अगर थोड़ा सी भी कम हो तो वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। तो ऐसे देश बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं वाटर स्कैरसिटी का। अब अगला टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स, यानी कि पानी को कंजर्व करना। अब तरीके क्या हैं पानी को कंजर्व करने के? रिड्यूसिंग वाटर पोल्यूशन। सबसे पहले तो जितना भी पानी है कम से कम उसका पोल्यूशन कम हो। तो सबसे पहले रिड्यूसिंग वाटर पोल्यूशन। अब वाटर पोल्यूशन कैसे कम किया जाए? डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड सीवेज, एग्रीकल्चरल केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स आर मेजर कंटामिनेंट्स ऑफ वाटर। जो हम कहते हैं वाटर पोल्यूशन। अब वाटर पोल्यूशन का मतलब क्या होता है? मतलब पानी का गंदा होना। अब पानी गंदा किन किन चीज़ों से होता है? पानी जिन चीज़ों से गंदा होता है उन्हें कहते हैं कंटामिनेंट्स ऑफ वाटर, यानी कि वाटर को कंटामिनेट करते हैं जो चीज़ें, पानी को जो गंदा करते हैं। अनट्रीटेड सीवेज। अब इतने सारे घर हैं, हर घर में वॉशरूम है, टॉयलेट्स हैं, तो उन टॉयलेट्स से जितना भी सीवेज निकलता है उसका बहुत कम हिस्सा ही ट्रीट किया जा सकता है। ट्रीट किया जा सकता है यानी कि उस गंदगी की सफाई करी जा सके और फिर उस चीज़ को फिर पानी को यूज़ किया जा सके तमाम चीज़ों के लिए। लेकिन वो बहुत कम हिस्सा है जिसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, वरना जितना भी सीवेज होता है वो अनट्रीटेड ही नदियों में डाल दिया जाता है। तो जो अनट्रीटेड सीवेज है ये बहुत बड़ा एक सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन है। इसके अलावा जो एग्रीकल्चरल केमिकल्स हैं, जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, और जो इंडस्ट्रीज़ यूज़ करती हैं एफ्लुएंट्स। अब क्योंकि इंडस्ट्रियल वर्क जितना भी होता है वहाँ पे बहुत केमिकल्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, तो इंडस्ट्रीज से जो पानी निकलता है, जो गंदगी निकलती है, इन्हें कहते हैं एफ्लुएंट्स। तो जो इंडस्ट्री से एफ्लुएंट्स निकलते हैं, जो केमिकल्स निकलते हैं, जो घरों से अनट्रीटेड सीवेज निकलता है, ये सब तमाम क्या है? कंटामिनेंट्स ऑफ वाटर। ये सब तमाम चीज़ें पानी के कंटामिनेंट्स हैं, उनको कंटामिनेट करते हैं पानी को। दे पोल्यूट वाटर विद नाइट्रेट्स, मेटल एंड पेस्टिसाइड्स। अब ये सब तमाम चीज़ें पानी को क्या करती हैं? किन चीज़ों में पोल्यूट करती हैं? इन चीज़ों में नाइट्रेट्स होते हैं, इनके अलावा मेटल्स होते हैं और पेस्टिसाइड्स। अब ये जो तमाम चीज़ें हैं, नाइट्रेट्स, मेटल्स और पेस्टिसाइड्स, ये चीज़ें क्या हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल का क्या मतलब? एक चीज़ होती है बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल जैसे कि मान लीजिए जो केले का छिलका है, कोई आप ज़मीन में गड्ढा खोदिए और केले का छिलका गाड़ दीजिए, आप कुछ महीनों के बाद उस जगह को खोदिए, आपको कुछ नहीं मिलेगा, वो केले का छिलका बिल्कुल गल चुका होगा। तो ऐसी चीज़ों को क्या कहेंगे? जो गल जाती हैं, बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, डिग्रेडेबल। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं, यानी कि वो चीज़ें टूटती नहीं हैं, डिकम्पोज नहीं होती, डिसइंटीग्रेट नहीं होती हैं, वो चीज़ वैसी की वैसी रहेगी। तो ये जो चीज़ें हैं
इन तमाम कंटामिनेंट्स से ये चीज़ें निकलती हैं, नाइट्रेट्स, मेटल्स और पेस्टिसाइड्स। ये चीज़ें होती हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी कि ये चीज़ें कभी डिसइंटीग्रेट नहीं होंगी, ख़त्म नहीं होंगी, ये चीज़ें हमेशा रहेंगी। तो इस वजह से क्या होता है, दे रीच ह्यूमन बॉडी थ्रू वाटर। ये तमाम चीज़ें ह्यूमन बॉडी तक पहुंचती हैं। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लोज द सरफेस रन ऑफ एंड रीस्टोर अंडरग्राउंड वाटर। अब जब फॉरेस्ट लगाए जाते हैं, खूब सारे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, वेजिटेशन कवर बढ़ाया जाता है किसी जगह का, तो इससे क्या होता है, सरफेस रन ऑफ कम होता है। अब सरफेस रन ऑफ कम होता है यानी कि सॉइल इरोजन जो है वो कम होगा, और क्या होगा, रीस्टोर अंडरग्राउंड वाटर। अब पानी बह नहीं जाएगा, पानी रुकेगा, और पानी के रुकने से क्या होगा, ज़मीन एब्जॉर्ब करेगी उस पानी को, तो जो अंडरग्राउंड वाटर है वो रीस्टोर होगा। जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल नीचे चला जा रहा है वो रीस्टोर होगा, यानी कि वो बरकरार रहेगा। जितना हम ले रहे हैं उससे उतना उसमें पहुंचेगा भी पानी। स्प्रिंकलर्स इफेक्टिवली इरिगेट द एरिया बाय चेकिंग वाटर लॉस। अब आपको किसी ज़मीन में मान लीजिए पानी का छिड़काव करना है, तो आप पाइप लेकर अगर पानी का छिड़काव करेंगे तो बहुत ज़्यादा पानी लगेगा, तो उसमें ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं स्प्रिंकलर्स। ये वाटर लॉस को रोकते हैं, कम पानी में बड़े एरिया में पानी छिड़क देंगे। इन ड्राई एरियाज विद हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन, ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन इज़ वेरी यूजफुल। जो ऐसे गर्म इलाके हैं जहाँ रेट ऑफ इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या होता है, ड्रिप इरिगेशन बहुत यूज़फुल होता है। ऐसे इलाकों में अगर आप ज़मीन में पानी छिड़क दो तो वो पानी इससे पहले कि पौधे एब्जॉर्ब करें वो पानी इवेपोरेट हो जाएगा, तो आपका जो पानी छिड़कना है वो काम नहीं आ पाएगा। तो ऐसे जो बहुत ज़्यादा गर्म इलाके होते हैं, जो बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, ऐसी जगहों में ड्रिप इरिगेशन बहुत काम आता है। तो ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, हर पौधे के पास एक पतला सा पाइप जाता है जो कि एक एक बूंद पानी गिराता है पौधों में। अब क्योंकि एक एक बूंद पानी गिर रहा है पौधे की जड़ में, तो इससे पहले कि वो पानी इवेपोरेट हो वो पौधा उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो आपका जो पानी है वो पौधे तक पहुंचा है, रादर दैन कि दूसरी तरफ आपने क्या किया था, आपने ऐसे ही खेत में पानी डाल दिया था और वो पानी पौधे कम एब्जॉर्ब कर पाए थे, उड़ गया, ज़्यादा गया था। तो उसके कंपैरिजन में ड्रिप इरिगेशन ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अनदर मेथड टू सेव सरफेस वाटर। जो वाटर हार्वेस्टिंग है ये सरफेस वाटर को बचाने का बहुत अच्छा तरीका है। अब वाटर हार्वेस्टिंग होता क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम रूफ टॉप्स एंड डायरेक्टिंग इट टू एन अप्रोप्रिएट लोकेशन। अब जब बारिश होती है तो सब लोगों की छत में पानी गिरता है, तो जो रूफ टॉप्स हैं उन सारी छतों से वो जो बारिश का पानी है उस चीज़ को इकट्ठा करना, कहाँ पे, किसी अप्रोप्रिएट लोकेशन में, वेयर इट इज़ स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज़। उस सारे बारिश के पानी को इकट्ठा करके किसी जगह में स्टोर करना कि आप उसे भविष्य में इस्तेमाल कर पाओ, इसे कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। On an average, one spell of rain for 2 hours is enough to save 8,000 liters of water. अगर सिर्फ 2 घंटे के लिए बारिश हो जाए, एक नॉर्मल बारिश ऑन एन एवरेज, तो उसमें 8,000 लीटर पानी आप बचा सकते हो। तो इतना एफिशिएंट होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब अगला टर्म है बायोस्फीयर एंड इकोसिस्टम। बायो यानी कि लाइफ, एंड स्फीयर, बायोस्फीयर यानी कि ऐसी जगह हैं जहाँ लाइफ है। अब बायोस्फीयर का मतलब क्या, जहाँ पे ज़मीन है, पानी है, हवा है, वहाँ पेड़ पौधे उग जाएंगे। अब जहाँ पेड़ पौधे उग जाएंगे वहाँ जानवरों के रहने का ठिकाना हो जाएगा, तो वहाँ तमाम तरह के जानवर आ जाएंगे, पंछी आ जाएंगे, तो एक अच्छा खासा लिविंग एटमॉस्फेयर बनेगा। तो इस पूरे चीज़ को कहते हैं बायोस्फीयर। आपके बुक में एक बहुत फैंसी सी डेफिनेशन लिखी है इसकी, When lithosphere, hydrosphere and atmosphere interact with each other to support life, it is called biosphere. उसी बात को कहने की एक बहुत फैंसी सी डेफिनेशन। लिथोस्फीयर क्या होता है, लिथोस्फीयर, लिथोस यानी कि पत्थर, लिथोस्फीयर यानी कि ये जो हमारी ज़मीन है इसे कहेंगे लिथोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो यानी कि पानी, हाइड्रोस्फीयर यहाँ की जहाँ पे भी पानी हो, और एटमॉस्फेयर यानी कि हवा।
तो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर ये जहाँ इंटरेक्ट करते हैं टू सपोर्ट लाइफ, कि लाइफ बन सके, उसे कहते हैं बायोस्फीयर। In a biosphere, living beings are interrelated and interdependent on each other for survival. अब ये जो बायोस्फीयर होता है, इसमें जितने लिविंग बींग्स होते हैं ये इंटर रिलेटेड होते हैं और इंटर डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पर अपने सर्वाइवल के लिए। अब ऐसा कैसे, आपको समझाता हूँ। जितने भी लिविंग बॉडीज़ हैं ये अपनी हर सांस के साथ ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। और जो पेड़ पौधे हैं ये अपनी हर सांस के साथ कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं बाहर। तो देखा जाए तो हर सांस के साथ जो लिविंग बॉडीज़ हैं वो अपनी हर सांस के साथ पेड़ों की मदद कर रहे हैं सांस लेने के लिए, और जो पेड़ हैं वो अपनी हर सांस के साथ जानवरों की मदद कर रहे हैं सांस लेने के लिए। तो ये तो बात रही एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं वो ज़िंदा रहने के लिए, और ये तो बात है सिर्फ सांस लेने के सेंस में। अगर खाने के सेंस में देखा जाए तब भी ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। अब जैसे कि छोटा सा कीड़ा है, उस छोटे से कीड़े को मेढक खाएगा, उस मेढक को सांप खाएगा, सांप को खाएगा पीकॉक यानी कि मोर। तो ये एक जानवर दूसरे जानवर को खाता है, इस तरीके से एक फूड चेन बनती है। तो सब लोग जितने भी लिविंग बॉडीज़ होते हैं बायोस्फीयर में, सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज़ नोन एज इकोसिस्टम। अब इस पूरे लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को कहते हैं इकोसिस्टम। Plants provide us food, oxygen, protect soils, help in storage of underground water, gives us fruits, nuts, oil, gum, medicinal plants, etc. तो पेड़ हमें क्या देते हैं? हमें खाना देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, सॉइल को बचाते हैं कि सॉइल का मॉइस्चर ना ख़त्म हो। इसके अलावा हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, कि अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सके, उसमें पेड़ पौधे मदद करते हैं। उसके अलावा हमें उनसे फल मिलते हैं, तमाम तरह के नट्स मिलते हैं, ऑयल मिलता है, गम और मेडिसिनल प्लांट्स, ये सब तमाम चीज़ें हमें मिलती हैं पेड़ पौधों से। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एज वेल एज एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स। अब जब ये जीव जंतुओं की बात करी जाती है, वाइल्ड लाइफ की बात करी जाती है, तो वाइल्ड लाइफ में तमाम तरह के जानवर आते हैं, तमाम तरह की बर्ड्स आती हैं, तमाम तरह के इंसेक्ट्स यानी कि कीड़े मकोड़े आते हैं, और इसके अलावा तमाम तरह के एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स आते हैं। एक्वेटिक यानी कि एक्वा यानी कि पानी, एंड एक्वेटिक यानी कि पानी में रहने वाले लाइफ फॉर्म्स। दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वूल। अब ये जितने भी जानवर हैं, इन जानवरों से हम क्या क्या लेते हैं? हम मिल्क लेते हैं, जो दूध है उनका, जो उनका मीट है, हाइड्स यानी कि उनकी जो स्किन है, और वूल जो उनका फर है। तो ये सब तमाम चीज़ें हम जानवरों से लेते हैं। इंसेक्ट्स लाइक बीज प्रोवाइड अस हनी। अब जो इंसेक्ट है, अब जैसे कि जो मधुमक्खियाँ हैं यानी कि बीज, हम उनसे शहद लेते हैं। हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स एंड हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले एज डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। अब जो मधुमक्खियाँ हैं वो शहद बनाती हैं। इसके अलावा मधुमक्खियाँ क्या करती हैं? दे हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स। वो फूलों को उगाने में मदद करती हैं और अलग अलग फूलों को एक जगह से दूसरी जगह उनको बीज ले जाके उनको नए पौधे बनाने में भी मदद करती हैं। दे हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले एज डीकम्पोजर्स। अब मधुमक्खियाँ डीकम्पोजर्स का भी बहुत अच्छा रोल निभाती हैं। डीकम्पोजर्स यानी कि चीज़ों को ख़त्म करने का, डीकम्पोज करने का। द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट्स एंड एक्ट एज डीकम्पोजर्स एज वेल। अब जो चिड़ियाँ हैं, ये चिड़िया क्या करती हैं? दे फीड ऑन इंसेक्ट्स, ये कीड़े मकोड़े खाती हैं, और ये भी क्या करती हैं? एक्ट एज डीकम्पोजर्स। कोई भी जो ऐसी चीज़ है जो कि ख़राब हो रही है, उनको खा पी के डिकम्पोज करना, ये चिड़िया भी बहुत अच्छा करती है। वल्चर्स ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइफ स्टॉक इज़ अ स्केवेंजर। अब जो जानवर मर जाते हैं, जो डेड लाइफ स्टॉक होते हैं, जो मरे हुए जानवर हैं, उन जानवरों को वल्चर खाती है। वल्चर यानी कि जो गिद्ध होता है, और इस वजह से वल्चर को क्या कहते हैं? स्कैवेंजर। जो भी जानवर
मरे हुए जानवरों को खाते हैं, जो मरे हुए सड़ी हुई डेड बॉडीज़ हैं उनको खाते हैं, उनको कहते हैं स्कैवेंजर। और इस वजह से जितने भी मरे जानवर हैं वो डिकम्पोज होते हैं और आसानी से। एंड दे आर कंसीडर्ड वाइटल क्लेंजर्स ऑफ द एनवायरनमेंट। क्लेंजर यानी कि सफाई करने वाला। तो जो स्कैवेंजर्स होते हैं गिद्ध जैसे, So, animals, however small, all are integral to maintaining the balance in ecosystem. इस वजह से जितने भी जानवर हैं वो भले ही कितने छोटे क्यों ना हो, हर किसी का एक इंटीग्रल रोल है हमारा इकोसिस्टम का जो बैलेंस है उसे मेंटेन करने के लिए। हर ऑर्गेनिज्म अपना अपना एक रोल प्ले करता है, चाहे वो कैसा भी ऑर्गेनिज्म हो, वो फूड चेन का और इस इकोसिस्टम का सब के सब बहुत इंटीग्रल पार्ट होते हैं। और जब भी इस पूरे सिस्टम से, इकोसिस्टम से मान लीजिए कोई भी जानवर गायब होता है तो उसका इफ़ेक्ट पूरे इकोसिस्टम पे आता है। अब जैसे ये मधुमक्खियाँ हैं, जो बीज हैं, अगर मान लीजिए बीज एक्सटिंक्ट हो जाएं, इस दुनिया से ख़त्म हो जाएं, तो उस चीज़ का इफ़ेक्ट हम इंसानों पे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होगा। खैर, अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अब हमारा अगला टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन, यानी कि जितने भी तरह के पेड़ पौधे हैं, जंगल हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। किसी भी जगह में किस तरीके के पेड़ होंगे ये डिपेंड करता है उस जगह का टेम्परेचर कैसा है और उस जगह में मॉइस्चर कितना है। मॉइस्चर यानी कि नमी, यानी कि उस जगह में पानी कितना मिलता है पेड़ पौधों को, उस पर डिपेंड करता है उस जगह में, किसी भी जगह में कैसे पेड़ पौधे होंगे, कैसे जंगल होंगे वहाँ पे। इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल ह्यूज ट्रीज ग्रो, द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेज द साइज ऑफ ट्रीज एंड देयर डेंसिटी रिड्यूसेस। जिन जगहों में बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है, बहुत भारी बारिश होती है, उन जगहों में बहुत बड़े बड़े पेड़ उगते हैं। और जैसे जैसे ये पानी कम होता जाता है किसी भी जगह में, जैसे कोई और दूसरी जगह है जहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती, वहाँ पे जैसे मॉइस्चर कम होता है उसी हिसाब से जो पेड़ों का साइज़ है और पेड़ों की जो डेंसिटी है वो भी कम होती है। अब जैसे कि short stunted trees and grass grows in regions of moderate rainfall, जहाँ पे moderate rainfall होती है। moderate यानी कि ना बहुत ज़्यादा और ना बहुत ज़्यादा कम, moderate बीच में। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है वहाँ बहुत बड़े पेड़ होते हैं। जहाँ पे moderate rainfall होती है, जहाँ बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, वहाँ पे कैसे होते हैं, short stunted trees। stunted यानी कि रुक जाना, तो शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज यानी कि जो पेड़ हैं लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं पाए। और जो ग्रास है, तमाम तरह की जो घास हैं वो उगती हैं ऐसे एरिया में जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होता है। और अगर बात करें उन एरियाज़ की जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, तो ऐसे एरियाज़ में कैसे पेड़ उगेंगे। तो जाहिर सी बात है जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, मॉइस्चर बहुत कम है, वहाँ पे सबसे छोटे पेड़ उगेंगे और बहुत पतले होंगे वो पेड़, ज़्यादा डेंसिटी नहीं होगी उनमें। थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन ड्राई एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। जो ड्राई एरियाज होते हैं जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है, कम बारिश होती है, वहाँ पे क्या होते हैं, थॉर्नी श्रब्स यानी कि पौधे होते हैं और वो भी कांटे वाले पौधे। और स्क्रब्स का मतलब भी यही छोटे मोटे जो घास और पौधे होते हैं। इन सच एरियाज प्लांट्स हैव डीप रूट्स। जो बहुत सूखे इलाके होते हैं, ऐसे वहाँ के जो पौधे होते हैं, वहाँ की जो पौधों के जड़ होती है वो बहुत डीप होती है। और उसका रीज़न क्या है कि जब वो सूखे इलाके में है तो अब पौधों को जीने के लिए पानी चाहिए। पानी कहाँ से मिलता है, जड़ों से। तो पानी कम है उन इलाकों में, सूखे इलाके हैं, तो जड़ों को बहुत ज़्यादा नीचे तक जाना पड़ता है पानी के लिए। तो इस वजह से जो सूखे इलाकों के पौधे होते हैं उनकी जड़ें बहुत नीचे तक जाती हैं। जबकि ऐसे इलाके अगर होंगे जहाँ पे बारिश बहुत अच्छी खासी होती है, वहाँ पे पेड़ों की जड़ को बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस थोड़ा सा अगर वो नीचे चले जाएं तो उनको अच्छा खासा पानी मिल जाता है। तो उन पेड़ों की जड़ें बहुत ज़्यादा नीचे और बहुत ज़्यादा आसपास नहीं फैलती, उनको जितना पानी मिलना होता है वो मिल जाता है। तो इन सच एरियाज प्लांट्स हैव डीप रूट्स। पहली बात, उनकी रूट्स बहुत गहरी होती हैं, और दूसरी बात, लीव्स विथ थॉर्नी एंड वैक्सी सरफेस। अब जो पानी इन्होंने लिया अपनी जड़ से, और वो पानी कहाँ जाता है, अलग अलग पत्तियों में। अब जब बहुत गर्म इलाके हैं
बारिश कम कहाँ ज़्यादा होती है? जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जो गर्म इलाके हैं। अब जो बहुत ज़्यादा गर्म इलाके हैं वहाँ पे अगर पत्ती फ्लैट होगी तो वहाँ से पानी बहुत इवेपोरेट होगा। तो होता क्या है, पानी अगर ज़्यादा इवेपोरेट हो जाएगा और जड़ से ज़्यादा मिलेगा नहीं पानी पौधे को, तो पौधा सूखने लगेगा, पानी कम होने लगेगा। तो ऐसे पौधे इवॉल्व कैसे होते चले गए? उन पौधों की जो पत्तियाँ हैं वो बहुत छोटी होती हैं, बहुत पतली होती हैं, इतनी पतली हो जाती हैं कि वो कांटे बन जाते हैं। तो इस वजह से उनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो कांटेदार हो जाती हैं और वैक्सी हो जाती हैं। वैक्सी यानी कि जैसे मोम की पत्तियाँ हों। और ये ऐसा क्यों होता है? जिससे कि पानी उड़ ना सके पत्तियों से, कि जितना भी पानी उस पौधे के पास है वो उसके पास ही रहे, वो उड़ ना जाए पानी पौधे से। Tundra vegetation of cold polar regions comprises of mosses and lichens। अब बात करते हैं पोलर रीजन्स की, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडक होती है और बर्फ़ पड़ती है। तो पोलर रीजन्स में होती है टंड्रा वेजिटेशन। और इसमें क्या होते हैं पोलर रीजन्स में? वहाँ पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं, घास बहुत कम होती है, क्योंकि वहाँ बर्फ़ ज़्यादा है। तो ऐसी जगहों में क्या होते हैं? मॉसेस होते हैं और लिचन्स होते हैं। तो पेड़ पौधों के नाम पे सिर्फ ये होता है पोलर रीजन्स में। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, कि कितने तरह के जंगल होते हैं। Forests are broadly classified as evergreen and deciduous depending upon when they shed their leaves। तो जो जंगल होते हैं वो बेसिकली दो तरीके से क्लासिफाई किए जाते हैं, और ये क्लासिफिकेशन किस पे डिपेंड करता है? कि डिपेंडिंग अपॉन व्हेन दे शेड देयर लीव्स, कि वो उन जंगलों के जो पेड़ हैं उनकी पत्तियां कब झड़ती हैं। तो इस तरीके से दो तरह के फॉरेस्ट होते हैं, एक होते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट और एक होते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है ये डिस्कस करते हैं, आपको तब समझ में आएगा कि बात क्या चल रही है। तो पहले जो होते हैं वो होते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब एवरग्रीन, ये जो वर्ड है एवरग्रीन का मतलब क्या है? जो हमेशा ग्रीन रहे, मतलब उसकी पत्तियां कभी नहीं झड़ती हैं, मतलब झड़ती हैं एक साथ कभी नहीं झड़ती हैं। एक पत्ती झड़ेगी, कहीं कोई दूसरी पत्ती झड़ेगी, तो वो पेड़ आपको कभी देख के नहीं लगेगा इस पेड़ की पत्तियां झड़ गई, आपको पेड़ वैसी एवरग्रीन लगेगा। और यहीं से एक्चुअली ये वर्ड आया है एवरग्रीन, कि कोई चीज़ हमेशा जब अपनी रौनक में रहती है तो कहा जाता है दिस इज़ एवरग्रीन, कि ये एवरग्रीन सॉन्ग है, हमें ये एवरग्रीन फिल्म है, कि आप इस फिल्म को कभी भी देखो आपको हमेशा ये मज़ा आएगा। तो यहाँ से वर्ड आया है एवरग्रीन। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट डू नॉट शेड देयर लीव्स। एवरग्रीन फॉरेस्ट अपनी लीव्स को शेड नहीं करते हैं कभी, कि मतलब ऐसा नहीं कि एक साथ शेड कर दी लीव्स। और जबकि दूसरी तरफ क्या होते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट। Deciduous forests shed their leaves in a particular season to conserve loss of moisture through transpiration। तो जो deciduous forest होते हैं इनके जो पेड़ होते हैं ये साल में एक ऐसा पर्टिकुलर सीज़न होता है जब ये अपनी सारी पत्तियां झाड़ देते हैं। Large areas of forest are cleared up to grow crops for the growing population. There is an urgent need to conserve forest। अब बात करते हैं डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट एंड एनिमल्स की, कि फॉरेस्ट और एनिमल्स यानी कि जंगल और जो ये जीव जंतु है, जानवर हैं, इनका डिप्लीशन कैसे हो रहा है, ये कैसे ख़त्म होते जा रहे हैं, कैसे कम होते जा रहे हैं। प्लांट्स गिव शेल्टर टू द एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। जो पेड़ पौधे होते हैं ये जानवरों को क्या देते हैं? शेल्टर। शेल्टर यानी कि रहने की जगह। ये तमाम जानवरों को और पंछियों को रहने की जगह देते हैं, इस वजह से वो जानवर और वो चिड़िया, वो पंछी रह पाते हैं, ज़िंदा रह पाते हैं, और इस तरीके से इकोसिस्टम मेंटेन रह पाता है। Changes in climate and human interference can cause the loss of natural habitat of plants and animals। क्लाइमेट में होने वाले चेंजेस की वजह से और ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से, ह्यूमन इंटरफेरेंस यानी कि इंसान आए, जंगल काट दिए, रहने की जगह है नहीं, तो सारे चिड़िया न जाने कितने जानवर मर जाएंगे, उनके लिए रहने की जगह नहीं, तो ये सब है ह्यूमन इंटरफेरेंस। तो ऐसे तमाम वजहों से जो नेचुरल हैबिटेट है प्लांट्स का और एनिमल्स का वो ख़त्म हुआ जा रहा है। अब ये क्लाइमेट चेंज की वजह से कैसे, कई सारे ऐसे पेड़ होते हैं जो कि पर्टिकुलर क्लाइमेट में ही उगेंगे। अब जैसे जैसे अर्थ में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट में चेंज हो रहा है, तो वो पौधे जो हैं उनकी पैदावार कम होती जा रही है, और कई पौधे तो ऐसे हैं जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं। और आपके जैसे बता दूं, जो चॉकलेट होती है, चॉकलेट बनती है एक बीन से, कोकोआ बीन से।
ये कोकोआ बीन पूरी दुनिया में कुछ जगहों पे ही उग सकती हैं, ये हर जगह नहीं उग सकती हैं। अगर आप चाहें कि लखनऊ में यहाँ आप कोकोआ की वो पेड़ लगा दें और वो बीन्स वैसी ही उग जाएंगी तो बहुत मुश्किल है ये उगाना। तो कोकोआ बीन्स ये इनकी पैदावार में बहुत कमी आ रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो ऐसा हो सकता है कि मे बी शायद 100 साल बाद, 120 साल बाद कोकोआ बीन्स भी एक्सटिंक्ट हो जाएं, तो चॉकलेट भी एक एक्सटिंक्ट चीज़ हो जाएगी। तो ऐसा हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी। हाँ, अनलेस कि हाँ डीएनए इंजीनियरिंग करके हम कुछ ट्राई ना कर लें, लेकिन फिर भी हम चाहे जितना भी डीएनए इंजीनियरिंग कर लें, नए नए टाइप के पौधे उगा लें, नए नए टाइप के जानवर बना लें, लेकिन वो चीज़ कभी नहीं आएगी जो कि नेचर से आई थी। खैर, Many species of animals and birds have become endangered or extinct। अब क्योंकि नेचुरल हैबिटेट खत्म हुआ जा रहा है पेड़ पौधों का और ये तमाम जानवरों का, तो बहुत सारी जानवरों की स्पीशीज़ हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। एक्सटिंक्ट यानी कि बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं दुनिया से, उनका कोई नामो निशान नहीं है, और या तो फिर एंडेंजर्ड है। कि एंडेंजर्ड, डेंजर यानी कि खतरा, तो एंडेंजर्ड यानी कि वो खतरे में है बिल्कुल, कि ये जस्ट एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। जैसे जो पांडाज हैं, ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं कि ये दुनिया में बचे हैं लेकिन बहुत कम बचे हैं। अब इनको बचाने की कोशिशें हो रही हैं कि ये एक्सटिंक्ट ना हो जाएं। और जैसे एक्सटिंक्ट जानवरों की बात करी जाए तो जैसे वाइट राइनोसोरस अभी हाल में एक्सटिंक्ट हुआ है। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काटना, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ की अलग अलग जगह में कंस्ट्रक्शन कर देना, फॉरेस्ट फायर्स जो जंगलों में आग लग जाती है, पोचिंग पोचिंग को चलिए हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। इसके अलावा नेचुरल डिजास्टर्स लाइक सुनामी आर सम नेचुरल एंड ह्यूमन फैक्टर्स विच एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन। कि ये सब फैक्टर्स हैं जो प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। कि कोई जानवर का एक्सटिंक्शन हो गया, कि जानवर की प्रजाति खत्म हो गई, वो कब होगी? जब पेड़ पौधे ख़त्म कर दिए जाएंगे, कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ होंगी, जंगल ख़त्म, वहाँ बिल्डिंग बन गई तो रहने के लिए जगह नहीं जानवरों को, या फिर फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लग गई तो सारे जानवर मर गए। इसके अलावा पोचिंग और नेचुरल डिज़ास्टर्स की बाढ़, सुनामी आ गया, सुनामी की वजह से बाढ़ आ गई, बाढ़ में सारे जानवर डूब गए, जितने थोड़े बहुत बचे थे जो एंडेंजर्ड थे वो एक्सटिंक्ट हो गए, या फिर जो थे वो एंडेंजर्ड हो गए। तो ये सब तमाम फैक्टर्स की वजह से बहुत सारे जानवर मरते हैं। अब चलिए डिस्कस करते हैं पोचिंग को। ये जो वर्ड है पोचिंग, इसका मतलब होता है जानवरों का शिकार करना या जानवरों को मारना। लेकिन अब ये जो वर्ड है हंटिंग, हंटिंग का भी यही मतलब है, जानवरों को मारना या जानवरों को शिकार करना। तो हंटिंग और पोचिंग में फ़र्क क्या है? तो फ़र्क बेसिकली ये है, जब आप अपनी भूख मिटाने के लिए किसी जानवर को मारते हो उसको खाने के लिए, तो इसे कहेंगे हंटिंग, हंट करना। लेकिन जब आप किसी जानवर को मारते हो उस जानवर को बेचने के लिए या उस जानवर के किसी पार्ट को बेचने के लिए, उसे कहा जाता है पोचिंग। ये फ़र्क है हंटिंग और पोचिंग में। और लेकिन खैर कुछ भी कहा जाए, एट द एंड ऑफ द डे मर तो जानवर ही रहा है। खैर, वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स इज़ पोचिंग। अब जानवरों की जो अलग अलग स्पीशीज़ हैं वो एंडेंजर्ड हो रही हैं, कई सारी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। तो इसका एक बहुत बड़ी वजहों में से एक वजह है पोचिंग। एनिमल्स आर पोच्ड फॉर कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड्स, स्किन, नेल्स, टीथ एक्सेट्रा। जानवरों की पोचिंग करी जाती है किस लिए? कलेक्शन करने के लिए और इलीगल ट्रेड के लिए। कि जैसे कई लोग को शौक़ होता है कि बारहसिंघा के जो सींग हैं उसका कलेक्शन करेंगे, तो जितने बारहसिंघा मिल रहे हैं उनको मारे जा रहे हैं। और इसके अलावा इलीगल ट्रेड के लिए, जैसे कई लोग का मानना है कि जो हाथी के दांत होते हैं उनको घर में रखने से बहुत शुभ होता है, बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, तो हाथी के दांत अब कहाँ से लाएं? तो उसके लिए हाथी को मारना पड़ेगा। तो हाथी को लोग मारते हैं और हाथी के दांत को बेचते हैं और बहुत महंगा बिकता है ये ब्लैक मार्केट में। तो इस तरीके से जानवर मारे जाते हैं कलेक्शन के लिए और इलीगल ट्रेड के लिए। और जानवरों का क्या क्या कलेक्शन और इलीगल ट्रेड किया जाता है? उनकी जो स्किन है, हाइड्स का भी मतलब स्किन ही एक तरीके से, उनके जो नाखून हैं, उनके जो दांत हैं, उनके जो बॉडी ऑर्गन्स, तमाम बॉडी ऑर्गन्स का यूज़ किया जाता है। मेडिसिन्स में दवाइयाँ बनाने के लिए कई सारे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा डेकोरेटिव आइटम्स के लिए कई तरीके से यूज़ होते हैं।
सम ऑफ दीज एनिमल्स, अब जो जिन जानवरों की पोचिंग होती है उन जानवरों में से कुछ के एग्जाम्पल हैं टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, डियर, क्रोकोडाइल, राइनोसोरस, पीकॉक, ऐसे तमाम जानवर हैं जिनकी पोचिंग करी जाती है। पोचिंग रिजल्ट्स इन शॉर्ट डिक्लाइन इन नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज़। अब जब किसी जानवर को मार के आप उसे बेच सकते हो बहुत ज़्यादा कीमतों में, तो खुद सोचिए बहुत सारे लोग ये काम करने लग जाएंगे और डेली बेसिस पे ना जाने कितने सैकड़ों हज़ारों जानवर मरेंगे। तो पोचिंग अगर किसी जानवर की चालू हो गई तो बहुत कम टाइम में उस जानवर की स्पीशीज़ बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि इंसान तो फिर अंधे हो जाते हैं फ़ायदे में, कि जहाँ उनको फ़ायदा दिख रहा है वो फिर वो काम करना रोकते नहीं हैं। उनको पता होता है लेकिन नहीं रोक सकते। अब अभी एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे अर्थ में इतनी दिक्कतें हो रही हैं, तमाम जगह बात हो रही है कि प्लास्टिक की वजह से ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, लेकिन प्लास्टिक बैन करने की जब बात आती है तो हमेशा सरकार क्या करती है, वो जो प्लास्टिक की थैलियाँ होती है उसे बैन कर देती है। चलो ठीक, थैलियाँ बैन कर दी, लेकिन जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जो बॉटल्स बना रही हैं, ये बना रही हैं, वो बना रही हैं, ये सब इतने रैपर्स बना रही हैं, उन पे कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि भाई उनसे रेवेन्यू आ रहा है, पैसा आ रहा है, फ़ायदा हो रहा है। वो बनाने वाली कंपनीज़ भी जान रहे हैं कि यार इन सब चीज़ों की वजह से दुनिया में दिक्कत आ रही है, लेकिन वो चीज़ रुकेगी नहीं अचानक से। क्यों? क्योंकि रुक जाएगी तो सबको नुकसान होने लग जाएगा। तो ये बातें करी जाती हैं लेकिन अपना नुकसान कोई नहीं करता है। फ़ायदा जिससे मिलता है वो फ़ायदा कभी रोक नहीं पाता। ये इंसान की फितरत है। अगर किसी चीज़ से फ़ायदा मिल रहा है तो फ़ायदा नहीं रोक पाएगा वो। तो पोचिंग से अगर फ़ायदा मिल रहा है तो लोगों को भले पता हो ये जानवर कम हो रहा है, लेकिन वो जानवर मरना कम नहीं होगा। National parks, wildlife sanctuaries and biosphere reserves are made to protect our natural vegetation and wildlife. कई जगह पे नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनाई जाती हैं, उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए जाते हैं, जिससे कि वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन को, जो पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, उन सबको कंजर्व किया जा सके। अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव शुड बी एनकरेज। कई सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स जैसे सोशल फॉरेस्ट्री की सामाजिक लेवल पे लोग देख रेख करें जंगलों की, और वन महोत्सव एक महोत्सव हुआ करता था जिसमें तमाम अवेयरनेस दी जाती थी पेड़ पौधों के लिए। तो ये सब सोशल जो प्रोग्राम्स हैं उनको भी बढ़ाया जाना चाहिए कि लोगों को पता चले कि ये चीज़ें कंजर्व करनी है। मैनी कंट्रीज़ हैव पास्ड लॉज अगेंस्ट द ट्रेड्स एज वेल एज किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। कई सारे देशों ने ऐसे कई सारे लॉज पास किए हैं जिसमें ये इस चीज़ को कानूनन अपराध माना गया है, इल्लीगल माना गया है कि आप किसी जानवर को मारो या किसी चिड़िया को मारो। इन इंडिया किलिंग लॉयंस, टाइगर्स, डियर्स, पीकॉक्स इज़ इल्लीगल। जैसे इंडिया में शेरों को मारना, बब्बर शेरों को मारना, लॉयंस, टाइगर्स, और इसके अलावा हिरन को मारना, पीकॉक्स को मारना, ये सब इल्लीगल है। An international convention CITES has been established that lists several species of animals and birds in which trade is prohibited. एक इंटरनेशनल कन्वेंशन बनाया गया जिसका नाम था CITES। तमाम देशों का पार्टिसिपेशन था इसमें, और इसमें साफ साफ एक लिस्ट बनाई गई कि कौन कौन से जानवर हैं और कौन कौन से बर्ड्स हैं जिनका ट्रेड नहीं किया जा सकता, कि जिनका ट्रेड प्रोहिबिटेड है, कि आप इनको खरीद या बेच नहीं सकते हो, और ये अगर बेचते हुए खरीदते हुए पाए गए तो ये इल्लीगल है, ये अगेंस्ट लॉ है, आपके खिलाफ पनिशमेंट होगा। Around 5,000 species of animals and 28,000 species of plants are protected। कि इस कन्वेंशन के मुताबिक जानवरों की 5,000 ऐसी स्पीशीज़ हैं और पेड़ों की ऐसी 28,000 स्पीशीज़ हैं जिनको प्रोटेक्टेड माना गया है, यानी कि इनको खरीदा या बेचा नहीं जाएगा, ये इल्लीगल है। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज़ एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न। पेड़ों को बचाना और जानवरों को बचाना ये एक एथिकल ड्यूटी है हर सिटीज़न की, कि हर नागरिक की ये एथिकल ड्यूटी है, यानी कि एक सामाजिक कर्तव्य है उसका कि वो ध्यान रखे कि पेड़ों को और जानवरों को नुकसान ना पहुँचे। अब चलिए डिस्कस करते हैं फॉरेस्ट फायर्स, यानी कि जो जंगलों में जो आग लग जाती है उसके बारे में। तो फॉरेस्ट फायर इज़ अ थ्रेट टू एंटायर रीजन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। अब यहाँ पे दो नए टर्म्स हैं, फ्लोरा एंड फौना।
पहले इनको डिस्कस करते हैं। तो फ्लोरा का मतलब है किसी भी जगह में जितने भी तरह के पेड़ पौधे होते हैं उन्हें कहा जाता है उस जगह का फ्लोरा, और किसी भी जगह में जितने भी तरह के जानवर होते हैं उन्हें कहा जाता है फौना। तो प्लांट्स और एनिमल्स को ही बोलने का ये दूसरा तरीका है, ठीक है। और किताबों में ये खामखा यूज़ भी किया जाता है, जबकि रियल लाइफ में हम आम बोलचाल की भाषा में ये फ्लोरा फौना यूज़ नहीं करते, लेकिन फिर भी किताबों में लिखा है तो जान लीजिए। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स को भी बोलने का दूसरा फॉर्म है। और अगर आपको याद रखना है तो फ्लोरा को याद रखिए फ्लावर से। तो फ्लोरा यानी कि पेड़ पौधे, एंड फौना ऑब्वियसली दूसरा ऑप्शन यही बचा जानवर। तो फ्लोरा एंड फौना ये तो हो गया। तो फॉरेस्ट फायर इज़ अ थ्रेट टू एंटायर रीजन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, कि जब जंगल में आग लगती है वो सबके लिए एक थ्रेट है, क्योंकि जंगल में जब आग लगेगी वो पेड़ पौधों को भी नुकसान होगा, जानवर भी मरेंगे। अब इट अकर्स ड्यू टू मेनली 3 रीजंस। फॉरेस्ट फायर बेसिकली 3 वजहों से होता है। पहला है नेचुरल फायर ड्यू टू लाइटनिंग। जब बारिश होती है और बिजली कड़कती है तो उसकी वजह से कई बार आग लग जाती है जंगलों में। फायर ड्यू टू लिटरिंग बाय केयरलेस पीपल। लिटरिंग का मतलब होता है चीज़ें कहीं इधर उधर फेंक देना या फिर इधर उधर चीज़ें बिखेर देना, इसे कहते हैं लिटर करना। तो फायर ड्यू टू लिटरिंग कैसे होता है? जैसे कई लोग होते हैं जंगल से गुजर रहे होते हैं और सिगरेट पी के फेंक देते हैं, तो उस सिगरेट की वजह से आग लग जाती कई बार जंगलों में। तो फायर ड्यू टू लिटरिंग ऐसे होता है कई केसेस में। इसके अलावा पर्पसली कॉज्ड बाय लोकल इनहैबिटेंट्स, मिसचीफ मेकर्स एक्सेट्रा। कई बार आग जानबूझ के भी लगाई जाती है और लोकल इनहैबिटेंट्स लगाते हैं। अब ये जो वर्ड है इनहैबिटेंट्स, ये भी वर्ड हैबिटेट से आया है। हैबिटेट से बना इनहैबिटेंट्स, यानी कि किसी भी जगह में जो लोग रहते हैं उन लोगों को उस जगह का इनहैबिटेंट कहा जाएगा। तो कई बार लोकल इनहैबिटेंट्स और मिसचीफ मेकर्स कई बार जानबूझ के भी आग लगाते हैं। फॉरेस्ट फायर्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड ऑल्सो बाय प्रॉपर डिटेक्शन ऑफ फायर्स बाय ग्राउंड पेट्रोलिंग एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। अब जंगल में जब भी आग लगती है तो इस चीज़ को कंट्रोल कैसे किया जाए? तो अब अगर बिजली कड़कने की वजह से आग लगी है तो इसमें भी आप कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते। हाँ, लिटरिंग की वजह से जो आग लगती है इसको कम किया जा सकता है अगर लोगों में अवेयरनेस फैलाया जाए कि आप जंगल से गुजरो तो लिटरिंग नहीं करना है। इसके अलावा जानबूझ के आग लगाई जाए, अब इसको कैसे कम करें? ये तो चलिए पॉलिटिकल तरीके हैं, लेकिन अगर कहीं आग लग गई, अब फॉरेस्ट फायर को कैसे कम किया जाए? तो फॉरेस्ट फायर होने ना दें, और अगर हो गया तो अब क्या करें? तो होने ना दें के लिए कि क्या करना है? अवेयरनेस फैलाना है। और फॉरेस्ट फायर अगर हो गया है तो क्या करें? सबसे पहली चीज़ प्रॉपर डिटेक्शन, कि आग लगते ही आपको पता चल जाए कि इस एरिया में आग लगी है, किस तरफ बढ़ रही है और कितनी बड़ी आग है। तो प्रॉपर डिटेक्शन ऑफ फायर। और ये प्रॉपर डिटेक्शन कैसे होता है? जब उस जगह की ग्राउंड पेट्रोलिंग होगी। मान लीजिए जो जंगल है तो उस जंगल के जितने भी ऑफिसर्स हैं उस जंगल में जिनकी ड्यूटी लगी है वो ग्राउंड पेट्रोलिंग करते रहें। वो हमेशा इधर उधर घूम के, पेट्रोलिंग का मतलब होता है गश्त लगाना, तो गश्त लगाते रहें और जहाँ पे भी उन्हें आग मिले कि हाँ यहाँ पे आग लगी है तो वहाँ डिटेक्ट हो जाएगा कि हाँ यहाँ आग लगी है, फिर उसको आराम से और जल्दी बुझाया जा सकेगा। तो ग्राउंड पेट्रोलिंग करी जाए और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हों कि अगर किसी बंदे ने देख लिया कि आग लगी है तो वो अपने पूरे डिपार्टमेंट में एंड सब लोगों को बता सके, पूरे एरिया में बता सके कि हाँ यहाँ पे आग लगी है एंड अब इसके लिए मेजर्स लिए जाएं। तो प्रॉपर ग्राउंड पेट्रोलिंग हो और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हों। इससे क्या होगा? प्रॉपर डिटेक्शन एंड फॉरेस्ट फायर्स को रोकने में मदद मिलेगी। तो ये था क्लास 8th जियोग्राफी का सेकेंड चैप्टर। थैंक यू।